राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया में सारे का जोश टारगेट चल भाई भरी दोपहर में 3 बजे के शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो अंदर आ जाओ फटाफट से आ जाइए भाई। बारिश आने लग रही है लगातार। कल रात्रि से रात 7-8 बजे बारिश स्टार्ट हुई थी, सारी रात टपकी। आज का पूरा दिन टपकना हो रहा है और बारिश टप 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 लगी हुई है, रुकने नहीं लग रही भाई। ठंड भी कर दी यार, पानी में आते मानो बहुत ठंड लगा यार। तो देखो भाई, जैसा कि आप लोग बताते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करके तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मैंने जो शनिवार को जो मैंने पढ़ा था क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव वगैरह वगैरह ये सारी चीजें मैंने पढ़ी थी। और ये रिजेक्ट क्यों है आप सभी को पता है। इन सभी का एक ही रीजन था, बार बार अंग्रेज बोलने लगे थे डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, डोमिनियन स्टेट का, और अपने वाले बार बार कहने लगे थे कि नहीं हमको तो पूर्ण स्वराज चाहिए। इन सब का रिजेक्ट होने का एक कारण था अगस्त प्रस्ताव भी इसी वजह से रिजेक्ट हुआ था, और तुम्हारा क्रिप्स मिशन भी इसी वजह से रिजेक्ट हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है तुम्हारा, उसके बाद शुरू होता है तुम्हारा भारत छोड़ो आंदोलन। जैसे ही क्रिप्स मिशन तुम्हारा रिजेक्ट होता है, क्रिप्स मिशन के रिजेक्ट होते ही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि किस घटना के बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो क्रिप्स मिशन जो था उसके रिजेक्ट होते ही आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, अब आज हम लोग इस आंदोलन के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। आ जाओ करें मैं शुरू। राम 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 राम। मैं तो सुबह 5 बजे नहा लिया, बहुत अच्छे। अंबाला कैंट दिल्ली पुलिस की क्लास क्यों ना होती यूट्यूब पर होने तो लग रही भाई तनुज का ध्यान। ये दिल्ली पुलिस की तो कौन सी पुलिस की है। ठीक है, तो देखो भाई, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका क्या नाम है, भारत छोड़ो आंदोलन। और आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी भाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग कल से एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन को भाई अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कई बार भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी बोल देते हैं। पहली चीज तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसका प्रस्ताव रखा कब गया, मतलब ये प्रस्ताव है ये पेश कब किया गया। जो कांग्रेस की मीटिंग होनी थी उस मीटिंग के अंदर प्रस्ताव कब रखा गया कि भाई इस टाइप से भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग शुरू करने जाने लग रहे हैं। ठीक है, तो 14 जुलाई 1942 को, पहले तो लिखोगे आप लोग कि 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया भाई, प्रपोजल रखा गया कि हाँ भाई इस टाइप से हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करने लग रहे हैं। ठीक है जी। तो आप सीधी सी बात है, जिस टाइम प्रस्ताव रखा था तो उसी टाइम थोड़ी ना पास होता, कुछ समय लेता है। आज अपने प्रस्ताव रखा भाई इस टाइप से मैं आंदोलन करना चाहता हूं, तो 1-2 दिन का समय लगता है। सारे के सारे मीटिंग सभा के लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं हाँ भाई प्रस्ताव पास करना नहीं करना। तो उसी टाइप से भारत छोड़ो आंदोलन इसका प्रस्ताव रखा गया। कब रखा गया तुम्हारा 14 जुलाई 1942 को, इस टाइप से लोग भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने लग रहे हैं। ठीक है जी। प्रस्ताव कहां पर रखा भाई, तो कांग्रेस का जो मुंबई अधिवेशन था वहां पर रखा गया था। इस चीज को याद रखना, कहां पर कांग्रेस का जो मुंबई अधिवेशन था उस अधिवेशन के अंदर यह प्रस्ताव रखा गया था। फिर जितने भी कांग्रेस के सदस्य थे उन सारे सदस्यों ने भाई इसके अंदर अपना चर्चा की, डिसीजन लिया कि भारत छोड़ो आंदोलन नाम का इस टाइप से कोई प्रस्ताव उसको पारित करें या नहीं करें। उसके बाद डिसीजन यानी करीबन 1 महीने बाद 8 अगस्त 1942 को, लिखेंगे सभी साथी, 8 अगस्त 1942 को क्या है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया तुम्हारा, यानी प्रस्ताव भी पारित हो गया और उन लोगों ने आदेश दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दो। तो 8 अगस्त 1942 को क्या है भारत छोड़ो आंदोलन तुम्हारा शुरू हो गया भाई। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया। कब हो गया भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट तुम्हारा 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, समझे ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चाहिए वाली डेट इसको बेसिक भूल भी जाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये डेट इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। 8 अगस्त 1942 को क्या है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पेपर के अंदर पूछा था 8 अगस्त दे देगा, ऑप्शन में 8 सितंबर दे देगा, तो 8 अगस्त तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त के महीने में स्टार्ट होता है, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना। ठीक है जी। अब ये जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ जी, इसकी घोषणा कहां पर हुई, क्या भारत छोड़ो आंदोलन इस टाइप से स्टार्ट होने लगा सारे सारे आंदोलन के अंदर आओ, तो ग्वालियर टैंक मैदान था मुंबई के अंदर, वहां पर इसकी घोषणा हुई भाई। लिखेंगे सभी साथी, ग्वालियर टेंट मैदान कहां पर है, मुंबई यानी महाराष्ट्र के अंदर। यहां पर इसकी घोषणा करी गई इस टाइप से भारत छोड़ो आंदोलन हमारा शुरू हो गया। और भारत छोड़ो आंदोलन का ये जो प्रस्ताव था पेश किसने किया था भाई, जो मैंने आपको बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश हुआ था, पेश किया किसने था, तो महात्मा गांधी ने भाई। गांधी जी के द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया था कि हां भाई इस टाइप से हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने जाने लग रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा पेश किया गया, इस तरीके से आपको याद रखना है। और गांधी जी का समर्थन किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा गांधी जी का समर्थन किया गया था कि हां भाई आंदोलन बिल्कुल सही है। ठीक है, लिख लेंगे सभी साथी कि गांधी जी का समर्थन किसने किया था, तो सरदार पटेल और आपके सरदार पटेल हो गए प्लस नेहरू जी, इन दोनों ने इसका समर्थन किया था गांधी जी का। ठीक है, इतना सिस्टम हर एक साथी के समझ में आएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का एक मोटा इंट्रोडक्शन है। प्रस्ताव पेश 14 जुलाई, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किसने पेश किया, महात्मा गांधी ने। कहां पर, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई के अंदर। ठीक है जी। आपका समर्थन किसने दिया, सरदार पटेल और नेहरू जी ने। चीजें समझ में आई या नहीं आई एक बार के लिए बताओ सभी साथी, दिमाग के अंदर घुसी। क्या हुआ, प्रस्ताव पेश महात्मा गांधी ने पेश किया था। हाँ तो भाई रोहित यही तो पता है, महात्मा गांधी ने पेश किया था, मैंने क्या बोल दिया। नहीं 11 बजे वाली क्लास बंद नहीं करी भाई, सीधू कल से स्टार्ट होगी भाई, क्योंकि मैं कुछ नए क्वेश्चन ऐड करने लग रहा था। अब पता क्या चीज आपको बता देता हूं कि अभी रिसेंटली एसएससी फेज 13 का एग्जाम हुआ था, याद है या तुम्हें, एसएससी फेज 13 का हुआ था या नहीं हुआ था, हुआ था जी। और फेज 13 के अंदर जीके के क्वेश्चन भी आए थे। अब फेज 13 का जो एग्जाम होता है ना, ये आपका 3 लेवल पे होता है, एक 10th लेवल पे, एक 12th लेवल पे और एक होता है ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है जी, चीज आगे समझ में। अब जो फेज 13 का एग्जाम वो लिया था एडीक्यूटी ने, यानी जो नई एजेंसी है उसी ने लिया फेज 13 का एग्जाम। ठीक है, और ये जो 12th लेवल का एग्जाम होता है, अब जो तुम्हारा दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हो ये भी तुम्हारा किस लेवल का है, 12th लेवल का है। यानी आपको एक तरीके से हिंट मिल जाए, यानी जो मैंने फेज 13 का एग्जाम दिया है भाई, यानी कि उसी सेम लेवल का एग्जाम तुम्हारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा। यानी अब मैं अभी जैसे एसएससी ने रोक लगा दी थी बीच में कि आप आंसर की है डिस्क्लोज नहीं कर सकते, यानी जैसे फेज 13 की आंसर किया तो उसके अंदर आया था कि आप इस आंसर की को आगे लीक नहीं कर सकते। ठीक है, 9 के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, तो केस वगैरह हो गया था। तो अब एसएससी ने अपना डिसीजन वापस लिया, हां भाई आप आंसर की जारी कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को कल जो फेज 13 के अंदर जो 12th लेवल का जो एग्जाम था ना, उसके अंदर जो जीके के क्वेश्चन आए थे वो मैं सोचने लग रहा हूं कि मैं आप लोगों को करवा दूं। आप लोगों को क्या राय है एक बार के लिए कमेंट करके बताना। जो फेज 13 में जो 12th लेवल का जो एग्जाम था उसके अंदर जितने भी जीके के प्रश्न आए थे लगभग 100 के करीब आए थे, तो मैं सोचने लग रहा हूं आपको करवा दूं क्लास के अंदर। उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी है, आपको पता लग जाएगा भाई जो नई एजेंसी है किस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछने लगे 12th लेवल के एग्जाम के अंदर, उसी टाइप के फिर आपकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर भी दर्शन देंगे। ठीक है, बताओ वो फिर मैं आज उन क्वेश्चनों की चटनी लग रहा था भाई करने। ठीक है, कल का भी पूरा दिन मेरा उसी के अंदर गया, क्वेश्चन अच्छे से सचाए हैं, सेट करे हैं। ठीक है, और आज का भी लगभग वहीं पर चलेगा, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। आज स्टैटिस्टिक्स की भी कराऊंगा एक बार के लिए, मैं सोचने लग रहा था ये चीज करवा दूं आपको अलग से, ताकि आप लोगों को थोड़ा हिंट मिल जाएगा भाई कि किस टाइप के प्रश्न आने लग रहे हैं। यस सर, सर सिलेबस कब तक पूरा जाएगा भाई, सिलेबस हो जाएगा इस मंथ के अंदर आराम से। हाँ उसके बाद रोज होगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा क्लास नहीं ले पाया भाई मैं।
ओके चलो अब आगे। अब इतनी चीज हर एक साथी के समझ में आई, भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड इतनी घटनाएं सभी के समझ में आ गई। और जब फिर मतलब क्या था, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था, मैंने बोला ना कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। कब ये प्रस्ताव रखा? 14 जुलाई 1942 को। इस प्रस्ताव के मेन पॉइंट क्या क्या थे? अब जैसे मैंने देखा असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट थे? उसके अंदर मेन पॉइंट ये थे कि भाई कोई भी मतलब जितने भारतीय नागरिक सरकारी नौकरी छोड़ दो, कोई भी व्यक्ति सरकारी स्कूलों में पढ़ने नहीं जाएगा, यानी सरकार का पूर्णतः असहयोग करो, अदालतों के अंदर जितने भारतीय वकीलों काम करना छोड़ दो, मतलब ये सारी चीजें सभी ने डिसाइड करी थी मिलके, ठीक है जी, करी थी। अब क्या है जो मतलब वो प्रस्ताव था ऐसे आंदोलन का, तो उसी टाइप से तो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट दिए गए थे, इसके पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोचो ये सारी प्रोसेस उल्टी कैसे होगी। अब आपको इसके पॉइंट बताता हूं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसके मेन पॉइंट क्या क्या थे, इसके अंदर जो प्रस्ताव पेश किया गया था इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। पहला जो इसका मेन पॉइंट था जो भारत छोड़ो आंदोलन का, वो क्या था कि देशी रियासतें जनता को संप्रभु माने। देशी रियासतें कौन सी आपको बताता हूं, कुछ साथियों को पता, कुछ को नहीं पता। देशी रियासतें जनता को संप्रभु माने, मतलब अभी समझाता हूं। देशी रियासतें वो थी, देखो भारत के अंदर क्या था, जैसे ये भारत मान लिया, ठीक है, भारत के अंदर पूरे भारत के ऊपर ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था। अब इस ब्रिटिश शासन के अंदर कुछ एक क्षेत्र ऐसे, जैसे मान लिया क्षेत्र मान लिया, कुछ एक क्षेत्र ऐसे थे जहां पर अभी भी राजा का शासन होता था, ठीक है, मतलब इनके ऊपर जो अंग्रेज थे वो कब्जा वगैरह नहीं कर पाए, तो ऐसे लोगों को बोलते देशी रियासतें। ठीक है, इनकी खुद की अपनी पर्सनल रियासत थी, इतना इनकी गोदाम था कि अंग्रेज कब्जा नहीं कर पाए। तो महात्मा गांधी ने कहा देशी रियासतों आप लोग भी हमारा साथ दो, इन अंग्रेजों को यहां से खदेड़ देंगे, ठीक है, और आप लोग जनता को ही प्रभु मानो एक तरीके से। आगे हम लोग ये डिसीजन करें, कोई राजतंत्र वाला सिस्टम है, राजा वाला सिस्टम है, जो जनता जो वोट देगी उसी के हिसाब से इलेक्शन होंगे। तो ये था तुम्हारा देशी रियासतें। अब देशी रियासतें हर एक साथी के समझ में आ गई। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था, ये देख के आपकी आंखें फट जाएंगी। महात्मा गांधी जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी ना छोड़े, है देखो भाई, कोई भी सरकारी नौकरी ना छोड़े। हालांकि जब असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उस टाइम महात्मा गांधी जी ने ये बोला था कि टैक्स ना भरो, सरकारी नौकरी छोड़ दो, बच्चे स्कूलों में जाना बंद कर दो, सरकारी स्कूल में प्राइवेट में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे तीसरा पॉइंट था कि कोई भी छात्र पढ़ाई भी ना छोड़े, कोई भी छात्र पढ़ाई भी ना छोड़े। ये किस आंदोलन जी, मतलब ना नौकरी छोड़ने के अंदर तो अंग्रेज सरकार बैकफुट पे कैसे आई, देखो समझाता हूं। अब जो पिछले आंदोलन हुए ना, अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे असहयोग आंदोलन तुम्हारा चला, अब उसके अंदर आंदोलन चला, ठीक है जी, चला नॉर्मल चलता रहा। अब कोई भी चीज शुरू होती है ना तो लोग पूरे दमखम के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने YouTube के ऊपर ये जीके की सीरीज स्टार्ट करी थी, ये वाली जो अभी चलने लग रही है, तो स्टार्टिंग के अंदर अपने पास 3-3,500 बच्चे मतलब क्लासों के अंदर आते, 10-15 दिन खूब आए लगा था, धीरे 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 कम होते गए। अब चक्का अटक गया 1500-1600 के आसपास, ठीक है, यानी लोगों का इंटरेस्ट कम होता गया, कुछ पढ़ने का जीवन वगैरह, कुछ आलसी है, इस टाइप से अलग अलग चीजें हुई। तो उसी टाइप से कोई भी आंदोलन भी शुरू होता है तो आंदोलन के पहले दिन तो लोग खूब सारे के सारे पार्टिसिपेट कर लें। अब 2 साल तक आंदोलन चला तो धीरे धीरे लोगों का रुझान कम हो जाता था, ठीक है। अब जैसे मान लिया किसी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, अब ऐसे आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। अब जब आंदोलन खत्म हुआ, चोरी चोरा घटना के बाद गांधी जी ने जब आंदोलन वापस ले लिया था, तो उसके बाद क्या सारे सरकारी कर्मचारी तो बेरोजगार हो गए। या बोले गांधी जी तेरी वजह से हमारी नौकरी गई, फिर इन सारे आंदोलन कर भारतीय नौकरी वापस लो, वापस लो, फिर नौकरी वापस चढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई छूट गई, फिर 2 साल के आंदोलन में दोबारा पढ़ने का जीवन गया, इनकी पढ़ाई छूट गई। तो मतलब इस तरीके की समस्याएं आई। तो अब की बार गांधी जी क्या बोले, कोई भी सरकारी नौकरी ना छोड़ियो, आंदोलन करते रहो लेकिन नौकरी नहीं छोड़नी। अपना ड्यूटी पर पता था फिर मेरा डंडा लगाओ, आंदोलन सफल हो जाएगा। तो और कोई भी छात्र पढ़ाई ना छोड़ो, अगर छोड़ो तो देश की आजादी के बाद ही दोबारा पढ़ना शुरू करना, उससे पहले फिर बीच में दोबारा स्कूल ज्वाइन मत करना, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने मतलब की चीजें आपकी मतलब घोषित करी भाई जो इस प्रस्ताव के अंदर, ठीक है। अब चौथा जो पॉइंट था इस प्रस्ताव के अंदर क्या बोला कि सेना भारतीय नागरिकों के ऊपर गोली ना चलाए। इसका मतलब क्या है जी, सेना भारतीयों पर गोली ना चलाए। महात्मा गांधी जी ने बोला भाई जितने भी आर्मी के अंदर भारतीय व्यक्ति हैं, अब जो अंग्रेजों की जो आर्मी थी उसके अंदर सारे अंग्रेज तो थे नहीं, भारतीय व्यक्ति थे ज्यादातर मैक्सिमम, तो क्या बोले जितने भी भारतीय व्यक्ति है ना वो अपने भारतीय नागरिकों पर गोली ना चलाएं। और काहे चलाने लग रहे हो तुम, इस चीज का तुम ध्यान रखना, बस बाकी हम सारा मैटर संभाल लेंगे, तुम बस गोली मत चला देना अपने ऊपर, अपने नागरिक हैं, अंग्रेजों ने ठोक दो लेकिन अपने ऊपर गोली ना चला दियो, अड़ गलती हो जाए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये 4 पॉइंट आपके मेन है जो कि तुम्हारे भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर पेश किए गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब समझ में भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब मेन लक्ष्य क्या था। और जब ये प्रस्ताव पेश किए गए इसी टाइम महात्मा गांधी जी ने मतलब जब प्रस्ताव पेश हुए तो महात्मा गांधी जी ने 70 मिनट का भाषण दिया था भाई, 70 मिनट का भाषण दिया था। और इसी भाषण के अंदर इन्होंने एक नारा भी दिया था, करो या मरो, ठीक है भाई, या तो कुछ कर लो नहीं मर जाओ भाई, ठीक है। और यहीं पर इन्होंने क्या नारा दिया था, करो या मरो। एग्जाम के अंदर नहीं आता करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा भी यहीं पर दिया था। कब दिया था, जब ये भारत छोड़ो आंदोलन का जब इन्होंने प्रस्ताव पेश किया था, पॉइंट बताए थे, उस टाइम इन्होंने 70 मिनट का भाषण दिया था और इन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था। ये पॉइंट सभी साथियों के क्लियर हुए नहीं, एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताएं। सर जी सुबह वाली क्लास भाई लगेगी विशाल कुमार, मैंने अभी बताया जस्ट 2 मिनट पहले बताया, इधर कितने मिनट की इधर ही है। मैंने क्या बोला कि एसएससी फेज 13 का एग्जाम हुआ था अभी, ठीक है। फेज 13 क्या होता है, जैसे एसएससी के अंदर और भी बहुत सारी वैकेंसी होती हैं, छोटी मोटी 2-3 वैकेंसी, तो उनको एक ही जगह कलेक्ट करके फेज बना के उनका एग्जाम ले लेते हैं। तो एसएससी फेज 13 का एग्जाम हुआ था और ये 10th 12th ग्रेजुएट 3 लेवल के ऊपर होता है। इसको भी एडीक्यूटी ने ही लिया था, ठीक है। तुम्हारा सबसे पहले ये एग्जाम होता है फेज 13 का, तो इसके अंदर तो 12th लेवल का एग्जाम, दिल्ली पुलिस का भी 12th लेवल का होता है, दिल्ली पुलिस का पेपर भी एडीक्यूटी लेगी, ये भी एडीक्यूटी ने लिया। तो मैं सोचने लगा जो 12th लेवल का जो फेज 13 का एग्जाम हुआ था उसके आंसर की एसएससी ने जारी करने से मना कर दिया था, आप लोग पब्लिक लिस्ट को नहीं डाल सकते, लेकिन अब परमिशन मिल गई। तो परमिशन मिली तो मैं सोचने लगा इसके जितने भी एमसीक्यू थे जो 12th लेवल के एग्जाम के अंदर आए हुए थे फेज 13 के अंदर, वो सारे मैं कल आपको YouTube पे करवा दूं। तो उन प्रश्नों को कलेक्ट करने में समय लग गया, तो कल 11 बजे मैं फेज 13 करवा दूं आप लोगों को, ठीक है। ओके चलो आगे, ऑल डन, बहुत अच्छे। सर सिलेबस कब तक हो जाएगा भाई, सिलेबस बता तो दिया, दिवाली तक तो पूरा नहीं होगा, अक्टूबर का पूरा मंथ लग जाएगा आराम से, क्योंकि आज तारीख होगी कितनी, 6 अक्टूबर। अभी तुम्हारी करीबन ये समझो अपनी इसकी मॉडर्न हिस्ट्री कितनी क्लास लगी है, कोई साथी बताएगा, मैं चेक कर लेता हूँ फोन में मॉडर्न हिस्ट्री की अपनी टोटल कितनी क्लास लगी भाई, मेरा बैच में चेक कर लेता हूँ खोल के। मॉडर्न हिस्ट्री की तुम्हारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 क्लास हो गया, 26 क्लास में तुम्हारी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी हुई है। और ये समझ लो 15 क्लास लगेंगी तुम्हारी आराम से, 15 से 20 क्लास एंशिएंट और मिडिवल दोनों मिला के, ठीक है। और तो आप ये समझो करीबन अक्टूबर तो पूरा लग जाएगा भाई तुम्हारा, ठीक है, हिस्ट्री पूरी होने में। अब आगे चलो भाई, बहुत अच्छे,
वेरी गुड वेरी गुड। हाँ 25 क्लास हो चुकी, आज 26वीं है हमारी, ठीक है। करीबन ये समझो अक्टूबर पूरा देखो भाई, विस्तार पूर्वक करवाने लगेगा, इसलिए थोड़ा समय लगने लगेगा, क्योंकि अब जब तुमको कल करवाऊंगा ना फेज 13 के क्वेश्चन, तब तुम देखना सारे तुम्हारे इन्हीं जो मैंने करवाई इसी के अंदर फंसते हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या हुआ, जब ये चीजें हुई, जब ऐसे आंदोलन प्रस्ताव का ऐसे आंदोलन शुरू हुआ, तो उस टाइम क्या थे, कुछ लोगों ने अपने अपने कुछ कमेंट करे। जैसे महात्मा गांधी ने कमेंट किया कि मैं भारत की आजादी से कम कुछ भी नहीं चाहता। नेहरू जी ने कमेंट किया हम आजादी की लड़ाई के अंतिम चरण में पहुंच गए, मतलब लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच गए। ब्रिटिश सरकार बैकफुट पे आ चुकी है, क्योंकि वो सेकंड जो वर्ल्ड वॉर है, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके अंदर बिजी है, तो अपने पास एक गजब का मौका भी, बस ये समझ लो अंतिम चरण में पहुंच गए, अपने को आजादी मिलने वाली। तो ये दो कमेंट जो कि आपको याद रखने, तो दो कमेंट करे थे अलग अलग व्यक्तियों ने। किसी ने, एक तो गांधी जी ने किया था, गांधी जी ने क्या कम किया था, क्या कमेंट किया था कि मैं भारत की आजादी से कम कुछ भी नहीं चाहता, मेरे को आजादी तो चाहिए चाहिए। ये कमेंट याद रखने, एग्जाम के अंदर पूछते हैं, मैं भारत की आजादी से कम कुछ नहीं चाहता। एक तो ये कमेंट था, ये कमेंट किसके द्वारा किया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। दूसरा कमेंट किया था नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। उन्होंने क्या बोला था कि जो अब हमारी आजादी की लड़ाई वो अंतिम चरण में पहुंच गई है, ठीक है, मतलब लास्ट स्टेज के ऊपर हम आजादी की लड़ाई के अंतिम चरण में पहुंच गए, आजादी मिलने वाली है। हम आजादी की लड़ाई के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। तो ये दो कमेंट एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रीवियस ईयर के अंदर। जैसे ये लाइन आई थी पिछले साल आपकी, हम आजादी की लड़ाई के अंतिम चरण में पहुंच गए, ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे, तो आपको याद रखना नेहरू जी के द्वारा कहे गए थे। गांधी जी के द्वारा मेरे को भारत की आजादी से कम एक पॉइंट भी मंजूर नहीं है। अब जैसे ये तुम्हारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को, उसी से अगले दिन यानी 9 अगस्त 1942 को ही अंग्रेज सरकार एक्टिव होगी, तो लहरी ने फिर आंदोलन खड़ा कर दिया है। एक तो हम तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर उसके अंदर जुट रहे हैं, ठीक है, और पीछे से इन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया, यानी दोनों तरफ डंडा आ गया। अब इस आंदोलन को दबाना पड़ेगा, और आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने जो अभियान चलाया उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया, कब चलाया गया, भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। मतलब भाई जीरो आवर का मतलब रात के 12 बजे, जीरो जीरो का समय कब होता है, रात के 12 बजे, यानी रात के 12 बजे से ही हम लोग इनको पकड़ना स्टार्ट कर देंगे। इसके तहत क्या किया गया, भाई भारत के जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, इसके जितने भी मेन इंपोर्टेंट नेता थे उन सबको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अरेस्ट करना भी इस तरीके से, मान लीजिए जेल के अंदर डाल दिया नहीं। अंग्रेजों ने सोचा जब इनको आप जेल के अंदर डालते हैं तो ये हीरो बन जाते हैं, जनता की नजरों के, जनता की समझती है ओ भाई हमारा खतरा जेल में चलेगा, ओहो धन्यवाद धन्यवाद, हम इनको जेल में नहीं डालेंगे, हम इनको नजरबंद करेंगे। नजरबंद का मतलब इन्हें लापता कर जाएंगे। आम जनता ने बेरा को पटक गया तो गया कितने, महात्मा गांधी ने इस तरीके से लापता कर दो, ठीक है, जेल के अंदर तो डालेंगे नहीं, कितने बार कोठी में, कितने महल में, या कहीं और किसी गार्डन के अंदर वहां पर बंदी बना के रख लो इनको, ठीक है, ताकि किसी जनता को पता नहीं लगे कहां पर नजरबंद, मतलब लापता हो गया भाई, किसी को कुछ न्यूज़ टाइम से टेलीफोन और सौदा भी नहीं आता, लाइव आ गया, कुछ कैमरे घूम रहे थे, ठीक है, तो नजरबंद कर दिए अंग्रेज सरकार ने। यानी कि ऑपरेशन जीरो आवर चला। ऑपरेशन जीरो आवर क्या था, इसके अंदर सभी मेन नेताओं को गिरफ्तार किया गया, सभी मेन नेताओं को गिरफ्तार किया गया। और इसके अंदर जब सभी मेन नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो इसके अंदर तो गांधी जी को भी गिरफ्तार होना था, बिल्कुल होना था जी। और अंग्रेज सरकार ने बोला कि गांधी का सिर्फ एक हथियार, अनशन पर बैठ जाऊंगा, ठीक है, और दूसरा कोई हथियार है नहीं। और अब की बार ये भी हम डिसीजन लेते हैं कि चाहे कोई अनशन पर बैठा बेशक मर जाए, चाहे उसके अंदर महात्मा गांधी ही क्यों ना इंक्लूड हो, हम लोग अपने डिसीजन से नहीं मुकरेंगे। ये चीज भी अंग्रेज सरकार ने निश्चित की इस ऑपरेशन जीरो आवर के अंदर। मतलब कि अगर महात्मा गांधी अगर अनशन पे बैठते हैं, भूख हड़ताल पे बैठते, कुछ भी चीज के ऊपर बैठे आंदोलन पे, तो आप ही है उस चीज के ऊपर कोई वो कर रहा है। और बात तो अंग्रेज सरकार पिघल जाया करती, 15 दिन बैठे अंग्रेज टेंशन हो भाई, विश्व सत्तर का नेता की मैं हो गया तो सारे देश मारती को संगे जनता बैठ जाएगी, मैं और हो जाएगा, तो अंग्रेज उसकी मान लिया करते बात। एक बार अंग्रेज ने बोले बच्चे मत जा, ठीक है, हम तो लाकड़ी और पुचवा देवांगे, ठीक है, लेकिन अब की बार मतलब छोड़ा नहीं जाएगा गांधी जी को किसी भी हालत में, ठीक है। तो इसके अंदर सभी मेन नेताओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कैसे किया गया, नजरबंदी करके इनको नजरबंद किया गया। अब नजरबंदी के अंदर किसको कहां पर नजरबंद किया गया, दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा गया था पिछले साल के अंदर। अब आपको बताऊं किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। देखो तो जितने मेन नेता थे इनको कहां पर, आगा खान प्लेस के अंदर नजरबंद किया गया था, आगा खान प्लेस। और यही तुम्हारा प्रीवियस ईयर के अंदर आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो नेताओं को आगा खान प्लेस के अंदर नजरबंद किया गया था, ये आगा खान प्लेस कहां पर है, कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के अंदर पूछा गया था आगा खान प्लेस कहां पर, तो कहां पर, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। तो आगा खान प्लेस कहां पर, आपका पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया, तो मैं आप लोगों को करवाने लग रहा हूं, ठीक है, याद रखना आगा खान प्लेस पुणे महाराष्ट्र के अंदर। अब मोटा मोटा पढ़ते तो ये चीज आती नहीं तुम्हारी नजरों के आगे, पेपर में आ जाती, फिर रोते आंखों के अंदर गुट्टे डाल के कॉलेज भी लिया था, दिन में 2 घंटे क्लास भी लगाया कर ले, नोट्स भी पढ़े थे, फिर भी पेपर में कुछ नहीं आया, फिर ये हालत होती तारी। जब करवाने लग रहा हूं डीपली तो इसका फायदा है भाई, ये चीजें तो मोटा मोटा करते हैं उसके अंदर ये चीज नहीं आती। उसके अंदर मैं सिर्फ आपको ये बताता भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त को याद रखना, चल मेरे भाई आगे, ठीक है, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था बस। अब ये चीजें डीपली पढ़ते तभी आती हैं, और पेपर के अंदर एग्जाम में डीपली ही पूछते थे। पिछले साल मुझे तो टीसीएस ने पूछा था, एडीक्यूटी ने भी नहीं पूछा, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, लाइटली मत लिया करो भाई, पूछे गए। अब ये जो आगा खान प्लेस था इसके अंदर किस किस को गिरफ्तार करके रखा गया, तो इसके अंदर महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके रखा गया, महात्मा गांधी को भी इसी के अंदर रखा गया। दूसरी इनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी को भी इसी के अंदर गिरफ्तार करके रखा गया, ठीक है जी। और इनसे रिलेटेड कौन कौन से व्यक्ति थे, सरोजिनी नायडू होगी, महादेव देसाई होगी, इनको भी इसी के अंदर, और भी एक्सेट्रा बहुत सारे नेता थे, सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई एक्सेट्रा बहुत सारे थे, बहुत सारे नेता थे। इनको अगले दिन ही नजरबंद कर दिया गया। कहां पर इनको नजरबंद करके रखा गया, आगा खान प्लेस के अंदर, इनको जेल के अंदर नहीं डाला गया, आगा खान प्लेस के अंदर इनको नजरबंद करके रख दिया गया। अब महात्मा गांधी का वो एक काम शुरू, आंदोलन वाला भूख हड़ताल पे जाऊंगा, अनशन पे जाऊंगा, महात्मा गांधी चले गए अनशन के ऊपर, 21 दिन के अनशन के ऊपर, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर क्या था, अंग्रेज लोगों ने साफ बोल दिया था कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत चाहे गांधी जी की हर बार क्या आदत है अनशन बजाना, भूख हड़ताल बजाना, चाहे कितने दिन तक ही भूख हड़ताल या अनशन के ऊपर चले जाएं, हम नहीं झुकेंगे। अंग्रेजों ने ये डिसीजन पहले से ले लिया था, चाहे गांधी जी मर जाओ, अब की बार नहीं झुकेंगे। तो 21वें दिन पर पहुंचे महात्मा गांधी की तबीयत होगी खराब, और बार तो अंग्रेज 10-15 दिन में मान जाया करते, तो 21वां दिन महात्मा गांधी ने कुछ खाया नहीं, तो तबीयत होगी खराब, जवानों मरना हो गए थे। और अंग्रेजों ने तो चंदन की लकड़ी भी पूछा दी, अंग्रेज तो जमाया ही मानस थे, चंदन की लकड़ी बुझाने वाला गांधी मरने वाला है, उसकी चिता की एडजस्टमेंट कर लो, फूक दिया उसने, आगा खान प्लेस के अंदर, ठीक है, लकड़ी भी बुझा दी अंग्रेजों ने चंदन की। उसके बाद क्या, फिर गांधी जी ने 21वें दिन अपना अनशन तोड़ दिया, बोले अंग्रेज तो कौन मान दे भाई, अड़ा खाम का मर जाऊंगा। ये बात हमको तो बताओ इस पॉइंट के ऊपर आगे ना अंदर की चीज,
है खुद ना जब गांधी जी ने दिख गया कि अंग्रेज कौन मानना है तो ऑटोमेटिक आंदोलन तोड़ दिया। ये फायदा है 21 दिन का आंदोलन का। ठीक है, गांधी जी तो बच गए, लेकिन कुछ दिनों बाद कस्तूरबा गांधी जी की मौत हो गई और जो चंदन की लकड़ी थी वो फिर इनको फूकने में काम आई। ठीक है, तो ये सिस्टम हुआ था मेन इस आगा खान पैलेस के अंदर। चीजें समझ में आई क्या कुछ था? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, अब ये तो था आगा खान पैलेस। इसी के तरीके से एक और था तुम्हारा कौन सा, अहमदनगर दुर्ग। अहमदनगर दुर्ग कहां पर है, कोई साथी बताएगा कमेंट करके? अहमदनगर दुर्ग, इसके अंदर किसको रखा गया? इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना जवाहरलाल नेहरू जी को कहां पर रखा गया था। अब आपसे देखो दूसरे तरीके से भी एग्जाम में पूछ सकता है, पूछना चाहे तो, कि आगा खान पैलेस के अंदर किस किस को नजरबंद करके रखा गया था। उसके अंदर उसने दिया महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, चौथा उसने दिया जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू तो अहमदनगर दुर्ग के अंदर थे, आगा खान के अंदर नहीं थे। ठीक है, तो अहमदनगर दुर्ग के अंदर कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है नेहरू जी। ठीक है, अबुल कलाम दोनों के दोनों इधर ही थे, यानी कि नेहरू जी प्लस अबुल कलाम, इन दोनों को कहां पर गिरफ्तार करके रखा गया, मतलब नजरबंद करके रखा गया? तो इन दोनों को अहमदनगर जो दुर्ग था उसके अंदर इन दोनों को नजरबंद करके रखा गया। ठीक है जी, जो राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद जी, इनको कहां पर? इनको पटना जेल के अंदर रखा गया। राजेंद्र प्रसाद जी को कहां पर? पटना के अंदर जो जेल थी तुम्हारी, कौन सी जेल थी? बांकीपुर जेल। उस जेल के अंदर इनको नजरबंद करके रखा गया। बांकीपुर जेल कहां पर है? पटना के अंदर। वहां पर किसको रखा गया? राजेंद्र प्रसाद जी को रखा गया। चीजें समझ में आई या नहीं? एक बार के लिए सभी साथी बताएं क्या हुआ? गुरुजी में पुलिस के लिए पढ़ सकते हैं? हाँ, एमपी पुलिस के लिए पढ़ लो भाई। भाई देखो, मैंने आपको बताया ना कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके ओनली। आप ये समझो दिल्ली पुलिस, एसएससी, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, जब डी प्लस बी का एग्जाम दे देना, इससे आप स्टेट पीसीएस भी दे सकते हो। और बोलो इतने आई लव यू करवाने लग रहा हूं। हाँ, आरपी पटना की जेल में। सर ये नेहरू मोतीलाल है तो जवाहरलाल है भाई। आसू नरवाल जवाहरलाल नेहरू की बात होने लगी। मोतीलाल नेहरू का रोल सिर्फ वहीं तक था। ठीक है, वो स्वराज पार्टी वाला सिस्टम आया था, वहीं तक था, उसके बाद यहाँ पर आया। सर ऐप पर हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनवा दो। ऐप के ऊपर? तो ऐप के ऊपर तो हर सब्जेक्ट की अलग ही है, सब्जेक्ट वाइज। आरुचि करा वो लोग। ओके, ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या हुआ भाई? सारा सिस्टम हुआ। अब आप खुद बताओ, एक तरीके से मेरे को आप खुद बताओ कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ जी। कहां हुआ सक्सेसफुल? आप लोग बोलते हैं ना कि गांधी जी ने आजादी दिलवाई, तो भारत छोड़ो आंदोलन सक्सेसफुल कहां पर हुआ? 8 अगस्त 1942 को इन्होंने घोषणा करी कि भाई हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने लग रहे हैं। उसी से अगले दिन 9 अगस्त को रात के 12 बजे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके इनको नजरबंद कर दिया गया। तो आप खुद बताओ कहां पर आंदोलन सक्सेसफुल हुआ? 21 दिन तक तो यहाँ पर नजरबंद थे, अनशन था 21 दिन का, तो इनका तो नजरबंद हो गए। तो कहां पर इनका आंदोलन सफल हुआ? खुद बताओ, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। अब क्या था, जब जैसे 9 अगस्त को इन कुछ लोगों को नजरबंद किया गया, तो कुछ लोगों ने नीचे ही नीचे आंदोलन को जारी रखने की कोशिश करी। ठीक है, यानी कुछ क्या, कुछ भूमिगत गतिविधियां हुई। भूमिगत गतिविधियां मतलब अंडरग्राउंड गतिविधियां हुई। अंडरग्राउंड गतिविधियां मतलब छुपके आंदोलन चला। फिर मतलब जनता तो डर नहीं थी, उनका लीडर गिरफ्तार कर लिया गया, लीडर ही गायब हो गया रातों रात। गांधी जी गायब रातों रात, नेहरू जी गायब रातों रात, राजेंद्र प्रसाद गायब रातों रात, अबुल कलाम आजाद भी गायब। अब आप खुद बताओ, जब उनका लीडर ही गायब हो तो जनता के लिए क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। तो सीधी सी बात है, कुछ अंडरग्राउंड गतिविधियां हुई। जो कुछ एक जो अन्य जो बंदे थे उन्होंने सोचा नीचे नीचे हम हेल्प करें। उन अंडरग्राउंड गतिविधियों में जो एक महिला थी उसका नाम था अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली, ठीक है, अरुणा आसफ अली से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा था, बहुत बार पूछा है। अरुणा आसफ अली ने कहां पर तिरंगा फहराया था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली बार अरुणा आसफ अली ने कहां पर तिरंगा फहराया था? तो अरुणा आसफ अली ने भाई 9 अगस्त को, यानी जिस दिन सारे जने नजरबंद हो गए थे, उसी दिन 9 अगस्त 1942 को क्या है, ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर क्या है, तिरंगा लहराने का काम किया था। एग्जाम के अंदर पूछा था बहुत बार। ठीक है, को ग्वालियर टैंक मैदान में बहुत बार आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने तिरंगा फहराया था सबसे पहले? तो अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फिर बताने लग रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हल्के मत लेना इसको। और जिस टाइप से आप लोगों ने नाम सुना हुआ कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना था, कोई साथी बताएगा? आपको पहले भी करवा चुका हूं। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? बताओ आप लोग कमेंट के अंदर। तो उसी टाइप से ग्रेट ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, अरुणा आसफ अली को, ग्रेट ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ग्रेट ओल्ड मैन कौन है आपके? दादा भाई नारोजी। अपने दादाजी ओल्ड मैन है, यानी दादा भाई नारोजी तो क्या है हमारे, पहले भी करवा चुके हैं आपको, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है। ठीक है, और जो आपका ग्रेट ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया पूछ ले तो उसके अंदर कौन आएगा? अरुणा आसफ अली आएगी। ठीक है भाई, वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान एक फैक्टर और इंपॉर्टेंट याद रखना। क्या फैक्टर याद रखना है? बच्चे भी शहीद हुए बेचारे। 11 अगस्त 1942 को, 8 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ, 9 तारीख को ये सारे जने नजरबंद हो गए। ठीक है, तो 11 तारीख को, 9 तारीख को पहली बार झंडा लहराया गया। 11 तारीख को क्या हुआ, पटना की बात आपको बताता हूं। बिहार के अंदर पटना के अंदर पटना सचिवालय था। सचिवालय का मतलब जहां से सारी एक्टिविटी कंट्रोल होती है उस जिले की, उसको सचिवालय बोलते हैं। तो जो पटना के अंदर सचिवालय था, वहां पर 9वीं क्लास के कुछ बच्चे, 9th क्लास के कुछ बच्चों ने क्या डिसीजन लिया कि हम लोग इस सचिवालय के ऊपर झंडा लहराएंगे। आप लोग इमेजिन करके देखो, आप लोगों के अंदर अभी भी इतनी देशभक्ति नहीं मिलेगी। आप लोग तो ग्रेजुएट हो, मैक्सिमम बच्चे ग्रेजुएट मिलेंगे या 12th पास मिलेंगे, तो आप लोगों के अंदर भी मेरे हिसाब से अभी भी आप लोगों के अंदर इतनी देशभक्ति नहीं मिलेगी जितनी 9th क्लास के बच्चों के अंदर थी। ठीक है, 9th क्लास के बच्चों ने डिसीजन लिया कि हम लोग इस सचिवालय के ऊपर अंग्रेजों का झंडा उखाड़ के अपना झंडा लगाएंगे। तो 9th क्लास के सारे बच्चे जो स्कूल के थे, पर्टिकुलर स्कूल के सारे बच्चे गए और ऐसे मतलब भागते हुए गए झंडा लहराने के लिए। अंग्रेजों को पता लग गया कि भाई इस टाइप की हरकत करने वाले हैं, ऊपर अपना झंडा उखाड़ के और झंडा लगाने वाले हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मतलब उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। और उस फायरिंग के अंदर बच्चे, बहुत सारे बच्चे मरे, शायद 11-12 के करीब, टोटल 11 बच्चे मरे, शायद 11 बच्चे मरे थे। एक बच्चे गोली लगती थी, दूसरे को झंडा पकड़ा देता था, दूसरे गोली लगती थी, वो तीसरे को झंडा पकड़ा देता था। इसी टाइप से लास्ट बच्चे ने जाके ऊपर झंडा फहरा दिया। कितने प्राउड की बात आप सोचो, 11 बच्चे मरे, शहीद हुए एक तरीके से। ठीक है, उनके बाद 12वें बच्चे ने ऊपर जाके अंग्रेजों का झंडा उखाड़ कर अपना झंडा लहरा दिया, तिरंगा। सोचो आप लोग। ठीक है, तो ये क्या हुआ 11 अगस्त 1942 के अंदर? क्या आप लोगों के अंदर है इतनी देशभक्ति अभी वर्तमान में? पटना सचिवालय के अंदर, पटना सचिवालय बिहार के अंदर क्या हुआ तुम्हारा, मतलब ये दुर्घटना हुई। 9वीं क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे तिरंगा लहराने के कारण 11 बच्चे शहीद हुए।
आप लोग खुद एक बार खातर इमेजिन करके देखो, आप लोग अभी बैठे हो, एक बार के लिए इमेजिन करके देखो आंख मिच के 11 बच्चे 9वीं क्लास के बच्चे हो, कैसे बेचारे गए, उनके ऊपर गोलियां लगी, उनकी मृत्यु हुई। आप सोच के देखो कि आप लोगों के अंदर है इतनी हिम्मत अंदर से कि आप भाई अंग्रेज सरकार है या अगर हमारे ऊपर कोई इस तरीके से कब्जा करे और आप लोग उसके खिलाफ इस तरीके से आवाज उठा सकते, आपको पता है भाई साहब कि गोलियां चल सकती हैं और 11 बच्चे मरे भी बेचारे, और उसके बाद उनके अंदर इतनी देशभक्ति वहां पर झंडा लहराया है आप लोगों के अंदर। तारा अंदर तो इंस्टाग्राम तो बाहर लिखो जितनी सीखी में चीज आवे। मानो ये बात है, हम तो अगर इंस्टाग्राम तो बाहर निकलो ना जितनी चीज आज के अंदर दिमाग में, बाकी चीज इंस्टाग्राम का मैं व्यस्त था, रीला में इस तरह कोनिया चीज है भाई। क्या हुआ सर? सर यूट्यूब पर भाई, यूट्यूब पर इन चीज़ों की प्लेलिस्ट नहीं बनती, बैच के अंदर जाती वीडियो सीधी। ठीक है, बहुत अच्छी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब एक प्रश्न और पूछा था आपसे कि ये जो तुम्हारा भारत छोड़ो आंदोलन चला था, इस आंदोलन के दौरान एकमात्र ऐसे व्यक्तित्वों का नाम बताएं जिनको फांसी हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ऐसे योग आंदोलन था या सुविन्य आंदोलन था, तो उनके दौरान बहुत सारे लोगों को फांसी हुई थी, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिर्फ एकमात्र एक व्यक्ति था, कौशल कुंवर, ठीक है, जिनको फांसी हुई थी 15 जून 1993 को। ठीक है, बाकी किसी को फांसी नहीं, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर एकमात्र फांसी किसको हुई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, लिखेंगे सभी साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल पूछा जा चुका है। तो कौशल कुंवर नाम का, कुंवर बोल लो या कुंवर बोल लो, देख लो, कौशल कुंवर नाम का एक व्यक्तित्व था, इनको फांसी हुई थी एकमात्र, बाकी और किसी को भी फांसी नहीं हुई। ठीक है, 15 जून 1943 को जोरहट जेल के अंदर भाई। ठीक है, जोरहट कहां पर है? असम के अंदर। 15 जून 1943 को जोरहट जेल में इनको फांसी दी गई। बस एक व्यक्ति, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व का नाम बताएं कि जिनको फांसी हुई थी, तो उस व्यक्तित्व का नाम क्या है तुम्हारा? कौशल कुंवर भाई। ठीक है, चलो आगे। रीजनिंग की क्लास भी लिया करके मास्टर, बैच के अंदर लगती है अमन स्टार, यहां पर नहीं लगती। हाँ, जोरहट असम, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है जी, और क्या क्या एक्टिविटी थी भूमिगत? एक एक्टिविटी तो मैंने आपको बताई कि देखो कौन कौन सी एक्टिविटी पहली जो भूमिगत गतिविधि थी। तो 9 जून 1942 को टैंक के मैदान में झंडा लहराया गया, किसके द्वारा? अरुणा सफली। दूसरी चीज, पटना सचिवालय बिहार के अंदर 9वीं क्लास के 11 बच्चे बेचारे मारे गए झंडा लहराते लहराते। तीसरी जो एक्टिविटी हुई मेन, जो भूमिगत एक्टिविटी थी, वो थी भूमिगत रेडियो, अंडरग्राउंड रेडियो। ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा था, भूमिगत रेडियो, अंडरग्राउंड रेडियो। ये किसके द्वारा स्टार्ट कराया? ये उषा मेहता के द्वारा स्टार्ट कराया गया था। उषा मेहता ये एक महिला थी, ठीक है, और इसने अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट करा 14 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, 9 को ये सारे गिरफ्तार हो गए, 9 को फिर पहली बार अरुणा सफली ने झंडा लहराया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे ये बच्चे 9वीं क्लास के बच्चे मारे गए। ठीक है, उसके बाद फिर 14 अगस्त को भाई, 14 अगस्त 1942 को क्या है, उषा मेहता द्वारा एक अंडरग्राउंड रेडियो शुरू किया गया जनता को जागरूक करने के लिए। देखो उस टाइम सोशल मीडिया वगैरह ये तो होते नहीं थे, ठीक है, कि हाँ भाई सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो उस टाइम तो रेडियो वगैरह ही था, उसके ऊपर डाला उन्होंने, क्या भाई इस टाइप से सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ, भारत छोड़ो आंदोलन, अपने नेता भी गिरफ्तार हो जाएगा वगैरह, इस हिसाब से इन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया। कहां पर स्टार्ट किया? मुंबई के अंदर ये रेडियो स्टार्ट किया। 3 महीने तक ये रेडियो तुम्हारा चला। कितने दिन तक? 3 महीने तक ये रेडियो तुम्हारा चला था मुंबई के अंदर। उस एग्जाम के अंदर बहुत बार आए, और इन्होंने जो प्रोग्राम चलाया था उसका नाम था वॉइस ऑफ फ्रीडम, यानी आजादी की आवाज। इनके द्वारा जो प्रोग्राम शुरू किया गया था, उस प्रोग्राम का क्या नाम था? वॉइस ऑफ फ्रीडम, वॉइस ऑफ फ्रीडम यानी आजादी की आवाज। ये प्रोग्राम इनके द्वारा शुरू किया गया था, किसके द्वारा? अरुणा आसफ अली के द्वारा। ठीक है जी, और ये जो रेडियो का सिस्टम चलाया किसने? उस टाइम क्या उषा मेहता को रेडियो चलाने आते थे? नहीं आते थे। तो वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था नरीमन प्रिंटर। आदमी का नाम है, समझो प्रिंटर हुआ मशीन है। नरीमन प्रिंटर नाम का एक व्यक्ति था, उसको मतलब वो बाहर दूसरे देश से सीख के आया था रेडियो वाली टेक्निक, तो उसी ने रेडियो बनाया था सारा का सारा। ठीक है, तो नरीमन प्रिंटर नाम का जो व्यक्ति था, उसी ने रेडियो स्थापित किया था, नरीमन प्रिंटर। हालांकि आज तक पूछा नहीं गया नाम, फिर भी आपको बताने लग रहा हूं फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, जो मेन रेडियो सहायक था जिसने स्टार्ट किया, तो ये था, लिख लो, मुख्य रेडियो सहायक। मुख्य रेडियो सहायक कौन था? नरीमन प्रिंटर था, जिसके द्वारा क्या है, ये आपका भूमिगत रेडियो स्टार्ट। तो एग्जाम के अंदर बहुत बार आया है कि तुम्हारा जो ये था, क्या नाम है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो की शुरुआत किसने करी थी? तो उषा मेहता के द्वारा करी थी। कब? 14 अगस्त 1942 को। और नरीमन प्रिंटर जो मुख्य रेडियो सहायक था, ठीक है, और 3 महीने तक रेडियो चला। प्रोग्राम क्या था? वॉइस ऑफ फ्रीडम। मुंबई के अंदर तुम्हारा रेडियो शुरू हुआ था। ठीक है भाई, आईफोन पे कैसे डाउनलोड करें आप? आईफोन के अंदर माई अपेक्स नाम से मिलेगा मेरे भाई, माई अपेक्स नाम से। ठीक है, उधर आप ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगे, उसमें 52,965 भर देना। ओके, ठीक है, और प्ले स्टोर के ऊपर आपको पता है जॉब टारगेट के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड करना, और आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कोर्स मिल जाएगा। ओनली आपको अगर जीके करनी तो कंप्लीट जीके का कोर्स मिल जाएगा, जोन साहब का मर्जी वाला कोर्स ले लेना। ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर आपको मैथ रीजनिंग मिल जाएगी, उनकी प्रैक्टिस मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, मेंटरशिप मिल जाएगी, सारी फैसिलिटी मिलेगी। कंप्लीट जीके ओनली जीके और साइंस मिलेगी, और उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और दिल्ली पुलिस के अंदर साइंस वगैरह भी सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी दिल्ली पुलिस के कोर्स के अंदर। ठीक है, उधर आपको जैसे स्टेट की जीके की 38 क्लास है, और आपकी पॉलिटिक्स 27-28 क्लास है, ज्योग्राफी की भी इतनी है, इकोनॉमिक्स की 20-22 क्लास है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी कितनी हो चुकी है? 25 होगी, आज 26 नंबर की क्लास है, फाइनेंशियल हिस्ट्री, ये सारी क्लासेस आपको उधर मिलेंगी। ठीक है, करीबन 150 क्लास सिस्टम तैयार हो जाएगा तुम्हारा। आगे चलो भाई, आई चीजें सभी साथियों को समझ में, इतनी चीजें हर एक साथी से, ये सारी थी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज जो अभी तक हमने पढ़ी, ये सारी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज थी। ठीक है, अब जो नई एक्टिविटी है क्या स्टार्ट हुई, कुछ लोगों ने समानांतर सरकारें भी बना ली, पैरेलल गवर्नमेंट भी स्थापित कर ली। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब, जैसे मान लिया देखो गवर्नमेंट चलाने के लिए क्या चाहिए, मान लो मैं हूं और आप सभी साथी करीबन 1500 साथी जुड़े हुए हैं, आप ही मिलकर एक सरकार बना लिया। मतलब कि मान लो 7-8 जने, हाँ आप ही मेन लीडर बन जाओ, बाकी अपनी जनता बन जाए, और अपने को एक एरिया मिल जाए, जैसे मान लिया अपने को हरियाणा मिल गया, हरियाणा के अंदर सिर्फ अपनी सरकार होगी, अपने का अलग देश बन गया, अपने अलग सरकार होगी। ठीक है, तो इसी टाइप से पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी। भारत के अंदर पैरेलल गवर्नमेंट बननी स्टार्ट, क्योंकि अंग्रेज तो सारे सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बिजी थे, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर बिजी थे सारे अंग्रेज, तो अपने क्या नीचे अपनी खुद की सरकार बनानी स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले जो सरकार बनी वो कहां पर बनी थी? समानांतर सरकारें, लिखेंगे सभी साथी, समानांतर सरकारें बनी। ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है बहुत बार कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे पहले जो समानांतर सरकार थी, जो एक अलग जो नई सरकार थी, नया राष्ट्र था, एक तरीके से वो कहां पर बना था? बलिया के अंदर बना था, यूपी के अंदर। बलिया पंचायत वेब सीरीज वाला बलिया, बलिया यूपी के अंदर क्या है, तुम्हारी पहली समानांतर सरकार बनी थी। इस तरीके से पंचायत वेब सीरीज के अंदर भी अलग सरकार, इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, तो ये क्या था हमारा सबसे फर्स्ट जो समानांतर सरकार बनी थी। ठीक है, याद रह जाएगा। और ये सरकार सिर्फ 1 सप्ताह तक चली थी, 1 वीक तक चली थी भाई,
एक वीक तक चली थी पैरेलल गवर्नमेंट जो चली थी तुम्हारी, ठीक, उसके बाद एक, मतलब फ्लॉप हो गई थी, मतलब अंग्रेजों ने वापस कब्जा कर लिया था। इसके मेन संस्थापक कौन थे? चित्तू पांडे। चित्तू पांडे इसके मेन संस्थापक थे भाई। चित्तू पांडे इस सरकार के मेन संस्थापक थे। याद रह जाएगी इतनी चीजें। एक बार के लिए बताओ चीजें समझ में आई। समानांतर सरकारों के अंदर 3 सरकारें स्थापित हुई थी, मैं आपको बताने लग रहा हूं, 3 याद रखना, 3, ठीक है। पहली कौन सी थी? बलिया यूपी के अंदर चित्तू पांडे के द्वारा स्थापित की गई थी, पहली सरकार थी और एक हफ्ते के लिए स्थापित हुई थी, उसके बाद अंग्रेजों ने वापस कब्जा कर लिया था, ठीक है जी। सेकंड कहां पर आई? सेकंड आई सतारा के अंदर। सतारा, सतारा संबलपुर, याद आया? जिसके ऊपर पहले भी अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू किया था, वही सतारा है, सबसे पहले आजाद हो गया। सतारा महाराष्ट्र के अंदर, डलहौजी के टाइम पर नहीं किए थे कब्जे, मैंने आपको बताया था, हड़प की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, याद आई? तो सतारा जो संबलपुर यानी महाराष्ट्र है आपका, वहां पर कब 1943 से 1945 यानी 2 संस्थापक थे भाई। चित्तू पांडे इस सरकार के मेन संस्थापक थे। याद रह जाएगी इतनी चीजें। एक बार के लिए बताओ चीजें समझ में आई। समानांतर सरकारों के अंदर 3 सरकारें स्थापित हुई थी, मैं आपको बताने लग रहा हूं, 3 याद रखना, 3, ठीक है। पहली कौन सी थी? बलिया यूपी के अंदर चित्तू पांडे के द्वारा स्थापित की गई थी, पहली सरकार थी और एक हफ्ते के लिए स्थापित हुई थी, उसके बाद अंग्रेजों ने वापस कब्जा कर लिया था, ठीक है जी। सेकंड कहां पर आई? सेकंड आई सतारा के अंदर। सतारा, सतारा संबलपुर, याद आया? एक हफ्ते के लिए स्थापित हुई, उसके बाद अंग्रेजों ने वापस कब्जा कर लिया था, ठीक है जी। सेकंड कहां पर आई? सेकंड आई सतारा के अंदर। सतारा, सतारा संबलपुर, याद आया? जिसके ऊपर पहले भी अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू किया था, वही सतारा है, सबसे पहले आजाद हो गया। सतारा महाराष्ट्र के अंदर, डलहौजी के टाइम पर नहीं किए थे कब्जे, मैंने आपको बताया था, हड़प की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, याद आई? तो सतारा जो संबलपुर यानी महाराष्ट्र है आपका, वहां पर कब 1943 से 1945 यानी 2 साल तक, सबसे लंबे समय तक वहां एक पैरेलल सरकार रही। सतारा संबलपुर और सतारा महाराष्ट्र क्या है? 1943 से लेकर 45 तक यानी सबसे लंबे समय तक एक पैरेलल गवर्नमेंट रही भाई। ये पूछी गई है प्रीवियस ईयर के अंदर, आपको दिखाऊंगा, एमसीक्यू जब दिखाऊंगा, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने करी? जैसे भी हमने देखा चित्तू पांडे ने उसके अंदर करी, बलिया के अंदर, तो यहां पर किसने करी भाई? यहां पर वाई बी चौहान और नाना पाटिल नाम के 2 व्यक्ति, तो इनके द्वारा करी गई। वाई बी चौहान प्लस नाना पाटिल, इन 2 व्यक्तियों ने मिलकर यहां पर एक पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना करी, ठीक है जी, चीजें समझ में आई। अब जो तीसरे नंबर पे आते हैं, देखो 3 सरकारें आपको याद रखना, 3 पहले। तीसरे नंबर आता है तामलुक। तामलुक कहां पर जी? बंगाल के अंदर। तामलुक, तामलुक नहीं तामलुक, तामलुक कहां पर है जी? तामलुक जो सरकार करी गई थी बंगाल के अंदर करी गई थी, और ये कब से कब तक? ये 1942 से 44 तक। कब? 42 से 44 यानी ये भी लगभग 2 साल, लेकिन इसका टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा होगा, 2-3-4 दिन फालतू होंगे और इसका फालतू की मिला। इसकी स्थापना किसने करी? सतीश सामंत। सतीश सामंत के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। तो ये 3 पैरेलल गवर्नमेंट आपको एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर, तभी आपको करवाने लग रहा हूं कि आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कितनी अलग सरकारें या पैरेलल सरकारें आपकी स्थापित हुई? 3 हुई थी। पहली आपकी कहां पर? बलिया के अंदर, ठीक है, किसके द्वारा? चित्तू पांडे के द्वारा स्थापित करी गई, एक हफ्ते तक चली थी। दूसरी हमारी कहां पर? सतारा महाराष्ट्र के अंदर, ये कितने सबसे लंबे समय तक चली थी? 1943 से 45 तक चली थी। वाई बी चौहान और नाना पाटिल दोनों के द्वारा स्थापित करी गई थी। तीसरी हमारी तामलुक बंगाल 42 से 44 तक चली थी, और सतीश जो सामंत इनके द्वारा स्थापित करी गई, ठीक है भाई। अच्छा अब वेट करो शाम तक। हाउ यू डेयर टू से दैट माई फैमिली वर्क्स ऑन मीट्स नॉट, अरे केस होता चलो भाई, डॉक्टर इंदुमती या छोटा भी माड़ी इंदुमती तो नहीं आएगी भाई, पढ़ ले यार, तुम क्यों बकवास करो? सारी चीज बढ़िया फ्री में मिलने लग रही है, तारा नहीं आ रहा होता चल रहा है। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, पढ़ क्यों नहीं लो यार? पत्थर हो गया, हम गुट्टे देंगे, डेर डायराड़े रह जाएंगे, ठीक है भाई। इतनी चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जो ये अंडरग्राउंड एक्टिविटीज के अंदर ये सारे टॉपिक अभी, ठीक है। और इसी अंडरग्राउंड एक्टिविटी के अंदर एक और चीज हुई, क्या हुई जी? जो मातिंगिनी आजरा एक पुलिस स्टेशन था, उसके ऊपर भी भारतीय लोगों के द्वारा हमला करेगा। जैसे तुम्हारा ऐसे आंदोलन नहीं था, ऐसे आंदोलन के अंदर चोरी चोरा नाम की जगह थी गोरखपुर यूपी के अंदर, वहां पर भीड़ ने पुलिस स्टेशन फूक दिया था, ठीक है। लेकिन उनके बाद गांधी जी बाहर ही नहीं थे, वो तो नजरबंद रखे थे, तो पीछे से भीड़ के में फूक दिया, कोई मतलब कौन था? तो एक मातंगनी हाजरा प्रीवियस के अंदर पूछा गया, एसएससीजीडी के अंदर आया है, मातंगनी हाजरा नामक पुलिस स्टेशन को, ठीक है, हाजरा मातंगनी जो हाजरा जो घटना हुई थी, कब हुई थी तुम्हारी? तो एक घटना कब हुई तुम्हारी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी, ठीक है। इसके अंदर भी क्या पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कराया गया था, ओके, पुलिस स्टेशन पर हमला। ये था आपका मेनली भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आपका यहाँ पर होता पूरा, और इसके अंदर कुछ नहीं, बस इतना ही है। उसका आंदोलन जैसे तुम्हारा सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, ये आंदोलन भी ऑटोमेटिक खत्म हो गया, ठीक है। खत्म होते ही भाई फिर ये समझो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बदल गया था, एटनी नया प्रधानमंत्री आ गया था, उसने खुद ने डिसीजन ले लिया, नो कोई सारा सौदा, अंग्रेज बहुत सारा धन दान और सारी चीजें उसमें लग ली थी, क्या नाम थे, जापान का जो युद्ध चल रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके अंदर तो उसने हार मान ली थी, और उन्होंने चलो तारा खतरे एक नई तामसी विधानसभा गठित कर लियो, कोई बात नहीं, मतलब खुद ना दया करी थी। भारत छोड़ो आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं था, तो ये सोच रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन का कुछ प्रभाव था। आप खुद मेरे को बताओ, मैंने आपको भारत छोड़ो आंदोलन की सारी गतिविधियां करवाई, इसके अंदर से आपको कोई भी एक गतिविधि ऐसी लगी? टोटल आप ने, एक सेकंड रुको, टोटल आप ने 6 पेज के ऊपर भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा, क्या आपको इसके अंदर कोई भी ऐसी गतिविधि लगी या कोई भी ऐसी घटना लगी जिसकी वजह से अंग्रेज मजबूर हो जाए और अपने को आजादी देते? क्या आपको इसके अंदर कोई भी ऐसी गतिविधि लगी? बताओ, नहीं लगी? लगी हो तो बता दो, आपको कोई एक पॉइंट ऐसा लगने लग रहा हो कि हाँ भाई भारत छोड़ो आंदोलन मतलब कि हाँ भाई इसकी वजह से अपने को आजादी मिली? नहीं, इसके अंदर कोई भी। तो मेन आजादी दिलवाई किसने? अकॉर्डिंग टू मी सुभाष चंद्र बोस। कैसे जी? अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में अभी पूरा नहीं हुआ भाई, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ो, उसके बाद क्लास खत्म होगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सुभाष चंद्र बोस का किरदार, जैसे भगत सिंह का बहुत ही अच्छा किरदार था, उसी टाइप से सुभाष चंद्र बोस का मजा आएगा पढ़ने में, आओ, ठीक है। आज आप पढ़ते सुभाष चंद्र बोस के बारे में, अभी तो 85 मिनट की क्लास हो यार, 1 घंटे की भी नहीं हुई, 20 मिनट और पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो मोटा मोटा इनका जन्म याद रखना, 23 जनवरी 1897 कटला उड़ीसा के अंदर इनका जन्म हुआ था, लिखेंगे सभी साथी, 23 जनवरी 1897, कहां पर? कटला। कटला कहां पर है जी? उड़ीसा के अंदर, यहां पर इनका जन्म हुआ था। ये चीज आपको याद रखनी, बाकी इनकी पूरी कुंडली करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट याद रखने, ये पढ़ाई के अंदर बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे भाई, जैसे भगत सिंह जी थे, बचपन के अंदर से ही पढ़ाई के अंदर बहुत इंटेलिजेंट थे, उसी टाइप से सुभाष चंद्र बोस भी पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे बचपन से। और इनके पिता का सपना था ये एक आईएएस बने, जैसे उस टाइम में आपको याद होगा आईसीएस बोलते थे उसको, जो यूपीएससी की परीक्षा उस टाइम उसको आईसीएस बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विस। तो आईसीएस की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर क्या थे, 4थे रैंक पे आए थे ऑल इंडिया के अंदर। सोचो तुम 1920 के अंदर कितने साल के होंगे? सारे 22-23 साल के थे 1920 के अंदर, 23 साल के लगा लो, 23 साल की अवस्था के अंदर यूपीएससी का पेपर पढ़ दिया, इतने इंटेलिजेंट थे और ऑल इंडिया में 4था रैंक आया था, ठीक है। तो क्या था 1920 में आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा
पास की, ठीक है, और रैंक कौन सा आया, 4th रैंक आया। पर इनकी कोई रुचि नहीं थी, ये ऐसे बोले कि अंग्रेजों की सेवा करने में भाई मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इनके पिताजी का दबाव था, आप लोगों को पता है, आप लोगों के पिताजी का भी आपके ऊपर दबाव रहता है कि ना नौकरी कर, सरकारी नौकरी कर, सरकारी नौकरी कर। तो उसी टाइप से इनके पिताजी का भी दबाव था, सरकारी नौकरी कर, इससे बढ़िया कोई नौकरी नहीं है। तो ये बाद में दुखी हो गए, इन्होंने 1 साल नौकरी करी, ठीक है, तो ना अंग्रेजा की हाजी हुजी नहीं करी जाती, गुलामी नहीं करी जाएगी, अब तो नौकरी छोड़ा। तो अगले ही साल यानी साल 1921 के अंदर क्या है, 1921 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी। इन्होंने क्या है, नौकरी छोड़ दी, रिजाइन दे दिया, ठीक है, कोई महीना 2 महीने गए थे ड्यूटी पे, उसके बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी, रिजाइन दे दिया भाई, लेकिन अपने कोई बस की बात नहीं है। ये घुस के राजनीति में, और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, अब आप लोगों को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, मैंने आप लोगों को बताया। उसी टाइप से सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास, यानी सीआर दास क्या है आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। उसी टाइप से सॉरी सुभाष चंद्र बोस के महात्मा गांधी कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, आपको पहले भी करवा चुका। तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे उनका क्या नाम था, चित्तरंजन दास। इनकी शरण में गए, बोले जी दास जी मेरे को सिखाओ कुछ, मेरे को तो राजनीति में आना है। तो राजनीति में आना, तो चित्तरंजन दास ने बोले बेटा राजनीति का सफर ऐसे नहीं होगा शुरू, उसके अंदर आने के लिए पहले छोटे लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं उनको जीतना सीख। तो उनको कैसे जीतेगा जी, नगर निगम के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर। तो साल 1924 के अंदर नगर निगम के इलेक्शन कलकत्ता के अंदर, उसके अंदर जीत के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया और वहां के सीईओ बन गए, ठीक है जी। उसका 1930 के अंदर वहां के मेयर बन गए, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, साल 1924 में कलकत्ता नगर निगम, छोटे लेवल पे स्टार्ट करेगा तभी तो आगे विनर बनेगा, इलेक्शन में सीईओ बने। बाद में 1930 में क्या, 1930 में मेयर बन गए। मेयर की पोस्ट सबसे बड़ी होती है, मेयर बन गए भाई, जैसे गांव के अंदर सरपंच होते हैं उसी टाइप से शहर के अंदर मेयर बनते हैं। तो मेयर बन गए भाई, उसके बाद सारे के सारे खुश हो गए, भाई सुभाष चंद्र बोस भी खुश हो गए कि वाह ये तो बड़ी अच्छी पोस्ट है। इसी दौरान इन्होंने 2 बुक भी लिख दी। अब इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, आपको मजा आएगा पढ़ के, सुनना तुम। जैसे जैसे आपने भगत सिंह जी के बारे में पढ़ा, आप लोगों को खूब मजा आया था, इंटरेस्ट आया था, उसी टाइप से इनके कैरेक्टर में बहुत मजा आएगा आपको। इन्होंने 2 बुक लिखी था, इंडियन स्ट्रगल, भारतीय लोगों का कितना स्ट्रगल कितने मैंने, तो दूसरी था इंडियन पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब क्या था, कोई साथी बताएगा, द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, द इंडियन पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब कोई साथी बताएगा, बताओ क्या हुआ, विधि विधि। अरे वो पटेल भाई की बकवास लगे रहा। सर खाली सिक्के का बैच ले लें या दिल्ली पुलिस का ही लेना चाहिए, भाई आपकी मर्जी है, मनमीत नेहरा। अगर आपने जैसे भाई मैथ रीजनिंग की भी तैयारी करनी, मॉक टेस्ट भी देने हैं, प्रैक्टिस शीट भी लगानी है, तो पूरा ले लो। आप सिर्फ जिक्के पढ़ने तो ओनली जिक्के का ले लो, चॉइस आपकी, पाछा बदलो नहीं, पहले बताओ। वेरी गुड। हाँ पिलग्रिम का मतलब यार जैसे वो नहीं होता है जो धार्मिक यात्रा में जाते हैं, श्रद्धालु बोलते हैं जिनको, उनको तो पिलग्रिम बोलते हैं, ठीक। टाइम पर वोकैबुलरी पढ़ लेते तो दिक्कत आती नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ, अब जैसे मैंने क्या बताया, चित्तरंजन दास जी क्या बोले कि सुभाष पहले तो छोटे लेवल के इलेक्शन जीत, उसके बाद तो बड़े वाले के अंदर आएगा तो तेरी इज्जत बनेगी। तो छोटे लेवल के नगर निगम का जीत्या, ठीक है, मेयर भी बने, पहले अपना ये सीईओ बने, तो उसके बाद मेयर बने, यानी पहले पार्षद चुने गए, उसके बाद मेयर बने, ठीक है जी। मतलब बहुत अच्छी बात है कि हाँ इस लेवल के इलेक्शन ये जीते। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो कांग्रेस की जो कमेटी होती थी ना, जो कांग्रेस की कोई भी मीटिंग होती थी, आपको मैंने पढ़ाया था कि कांग्रेस की मीटिंग के अंदर ये अध्यक्ष बन गए, कांग्रेस की मीटिंग के अंदर वो अध्यक्ष बन गए। तो उसी टाइप से उस मीटिंग के लिए वोटिंग होती थी, और उस वोटिंग के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी जीतने लग रहे थे, यानी उनकी लोकप्रियता बढ़ने लग रही थी और महात्मा गांधी जी को डर लगने लग रहा था, ठीक है। तो साल 1939 में लिखेंगे सभी साथी, 1939 में, सॉरी 39 38 वाला देखो पहले, 1938 में तो कांग्रेस के जो इलेक्शन हुए, कांग्रेस उस मीटिंग के अंदर वो अध्यक्ष बन गए। तो उसी टाइप से उस मीटिंग के लिए वोटिंग होती थी, और उस वोटिंग के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी जीतने लग रहे थे, यानी उनकी लोकप्रियता बढ़ने लग रही थी और महात्मा गांधी जी को डर लगने लग रहा था, ठीक है। तो साल 1939 में लिखेंगे सभी साथी, 1939 में, सॉरी 39 38 वाला देखो पहले, 1938 में तो कांग्रेस के जो इलेक्शन हुए, कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने, ठीक है, वो कौन बने भाई, तो सुभाष चंद्र बोस जी बने। 1938 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन था गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर कहां पर, हरिपुरा नाम की जगह के अंदर, ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बने, कहां पर बने जी, तो ये बने कहां पर, हरिपुरा अधिवेशन था, हरिपुरा गुजरात के अंदर अधिवेशन था, उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस जीत गए इलेक्शन, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। गांधी जी के ज्यादा चढ़ गया, ये कैसे बन गया, ठीक है, यहाँ पर तो मेरा वो था मकसद आने का, लेकिन वहां पर जीत गए। उसका साल 1939 के अंदर अगले साल फिर इलेक्शन हुए, 1939 में फिर कांग्रेस के इलेक्शन हुए, उसके अंदर फिर ये जीत गए। अब आप खुद बताओ मेरे को एक बार के लिए कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की जो लोकप्रियता थी ना, वो महात्मा गांधी के लगभग बराबर हो चुकी थी। महात्मा गांधी जी जितने फेमस थे उतने ही फेमस सुभाष चंद्र बोस भी हो चुके थे, क्योंकि इन्होंने ये सजेशन दिया था कि गांधी जी कोई ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि जिससे है अंग्रेज सरकार बैकफुट पे आ जाए। और ये जो अधिवेशन था 1939 का, इसी के अंदर इन्होंने सजेशन दिया था। ये कहां पर हुआ था जी, तो ये हुआ था त्रिपुरी के अंदर, त्रिपुरी कहां पर जी, एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और इसके अंदर भी कौन, सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष चुने गए, और इन्होंने ही ये सजेशन दिया था, ये क्या बोले कि गांधी जी कोई ना कोई ऐसा आंदोलन करो, क्योंकि अब अंग्रेज सरकार बैकफुट पे आ चुकी है, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है और सरकार सारी उधर बिजी है, ठीक है। जापान ने अंग्रेजों का मुंडी पीट रखे हैं, तो सीधी सी बात है अंग्रेज सरकार बैकफुट पे, तो आप लोग मतलब एक बढ़िया आंदोलन शुरू करो जिससे हो जाए। गांधी जी ने मना कर दिया, गांधी ने बोले ना आप ही अंग्रेज हैं, अपने संरक्षक हैं, अपनी सरकार है, अपना पालन है वो, तो आप इनको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। इतना आंदोलन अपना दोनों तरीका था, बेचारा गलो नहीं करना चाहिए, विश्वासघात होना, मतलब क्यों उन्होंने समर्थन में बात बोली। आज जानता मानने लगा गांधी जी अंग्रेज गेल तो नहीं मिल रहे, जो ये चीजें देखा नहीं थी, उस सिस्टम में ये चीज महसूस होया करती, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो ये त्रिपुरी हुआ, तो इसके अंदर क्या, फिर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। बोले मेरी बात लग मान देखो, मेरा तो सजेशन ये है कि मैं अपना आंदोलन शुरू करूं। कांग्रेस के मैक्सिमम लोग सहमत भी थे, लेकिन गांधी जी से सहमत नहीं थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देने लगे, कांग्रेस में रहना भी करना, जहां पर लोग मेरी बात नहीं मानने लगे, मैं अध्यक्ष बना दिया, मेरी बात नहीं मानने लगे गांधी जी, तो फायदा किस कांग्रेस का, रिजाइन दो, ठीक है। तो इसको कांग्रेस का त्रिपुरी संकट भी बोल देते हैं कई बार, पेपर के अंदर कोई भी लिखा दिखाई देता, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, ठीक है। तो इस संकट के दौरान क्या हुआ, संकट की घड़ी के दौरान आपका सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, और इसके बाद क्या, इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद क्या थे आपके नए अध्यक्ष बने भाई, जो कि हमारे बाद में पहले राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। इनको नया अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है जी। और इन्होंने इस्तीफा देके क्या है, एक नई पार्टी का गठन किया 1939 के अंदर। कौन सी पार्टी का, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी का गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी। मतलब मैं खुद की पार्टी बना लूंगा,
ठीक है, तारा तो बस की में है को नहीं, तारा अंग्रेजा की चाटुकारिता करनी, आंदोलन नहीं हो सकता, फलाना नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता आंदोलन, तो बताओ। अंग्रेज हमारे ऊपर इतना अत्याचार करने लगे, बेल्ट आगे लिपटा, कोर्ट आगे लिपटा, इतना टैक्स ले, फिर भी हम उनके खिलाफ वफादारी दिखावा, जवाब नहीं दिखानी चाहिए, ये तो गजब का मौका और है। ठीक है, और फिर जब इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई तो अंग्रेजा का हो गया खौफ, तो सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाने लग रही है, गांधी के बराबर पॉपुलरिटी ले गए हो, गांधी तो अपना चलो समर्थक मान लेगा, भाई आंदोलन खतरनाक किया, अरे सुभाष चंद्र बोस है, आंदोलन शुरू कर, नई पार्टी बना ली, तो अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया, और इसको गिरफ्तार करो, इसको उठाओ, ये नई पार्टी बना लियो कि मैं नया कांड करेगा, इसको गिरफ्तार करो, इसको गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जेल से फरार हो गए। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाने के बाद क्या अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया, और ये क्या थे, ये बाद में जेल से हो गए फरार, जेल से भागे, जेल तोड़ के भागे, दीवार ऊपर तो भागे, कहीं पर भी लगा, इंटेलिजेंट तो थे भाई ये। आपको चर्चिस बंदा ना आईसीएस जो पेपर थी, मतलब उस टाइम जो आया करता इंडियन सिविल सर्विस, उसके अंदर 4th रैंक हासिल किया, तो बच्चा यार मतलब अंग्रेजों के टाइम की परीक्षा, कुछ उस टाइम लोगों को इतनी अंग्रेजी भी नहीं आती थी, उस टाइम ये जब 4th रैंक ले सकते हो, तो साधारण बच्चे थोड़े ना है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, तो अंग्रेजों में ज्यादा चढ़ गया था, रैंक भी हासिल कर, जेल में गेड़ो न्यूयॉर्क में टेक्निकल में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जेल से मतलब भागे भाई, इंटेलिजेंट बंदे कोई ना कोई टेक्निकल भागे, और भागने के बाद कहां पर इन्होंने सफर किया, ये गए पहले मतलब भारत से गए काबुल, भारत से किधर गए हैं, काबुल के अंदर गए। ठीक है, मतलब जेल से भागे, भेष बदल के गए थे काबुल के अंदर, और इन्होंने गूंगा होने का ढोंग किया था, अगर आप लोगों को पता हो तो। ठीक है, ये ऐसे बोले मैं तो गूंगा हूं, मतलब बोलते ही नहीं, क्या पता आवाज से कोई पिछाड़ में जाए, भेष तो बदल लिया, क्या तो कोई आवाज से पिछाड़ जाए, तो गूंगा होने की एक्टिंग करते, मैं तो गूंगा हूं, बोल रहे नहीं, तो क्या पिछाड़ा, कुछ नहीं पिछाड़ पाए। फिर काबुल से गए मास्को, और मास्को से गए कहां पर, जर्मनी। जर्मनी में क्यों गए थे, क्योंकि जर्मनी के अंदर था हिटलर। ठीक है, और हिटलर से मिलने गए थे। अब क्या था, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, क्या चीज बताई मैंने, कि जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया था, याद है या नहीं। मैंने क्या बताया, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उसके अंदर क्या बताया मैंने, जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, तो इसी से सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। जर्मनी के साथ हमारा जापान भी जुड़ा हुआ था, ये चीज मैंने आपको बताई थी जी, बिल्कुल बताई थी। और जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटेन था, वो इसके अपोजिशन में था। अब ब्रिटेन हो गया, अमेरिका, ये सारे एक थे जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इकट्ठे हो रहे थे। ठीक है, तो ये सारे इसके ऊपर अटैक लग रहे थे करने, तो सुभाष चंद्र बोस गए जर्मनी के अंदर, हिटलर से मिले, और हिटलर के 7-8 बहरूपी होते थे, तो हिटलर से मिले सुभाष चंद्र बोस, और हिटलर से सुभाष चंद्र बोस मिलकर क्या बोले कि हिटलर जी हमें आपकी थोड़ी सी सेना की हेल्प चाहिए। ठीक है, आप मेरे को 10-20 हज़ार सैनिक दे दो आपकी सेना के, जर्मनी की सेना के, और मैं भारत के ऊपर से अंग्रेज सरकार बैकफुट पे आई, उन्होंने हमारे पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। ठीक है, बैकफुट पे रहे हैं, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आपके विरोध में खड़े हैं, तो आप हमको थोड़ी सेना दे दो, 20,000 सैनिक दे दो बस। ठीक है, आपके हथियार दे दो, और अंग्रेजों का यहाँ से भी सफाया कर देंगे, देश तो मारला सफाया हो जाएगा, तो इधर तभी आ रहे हैं, आप लोग उधर सफाया कर देंगे, दोनों तरफ से आ रहेंगे। तो उस टाइम मतलब देखो कितना दिमाग लगा, बहुत अच्छी चीज करी गांधी जी का, बस की बात, गांधी जी का तो बस इतना थी बस की, ऐसे योग आंदोलन कर दिया, भूखा भूखा बैठ गया। ठीक है, और आपका सविनय आंदोलन कर दिया, आंदोलन कर गांधी जी, उसका फालतू गांधी जी की बस की बात नहीं, कुछ भी मजाक की बात नहीं, और ना ही आंदोलन करते सफल हुए, और ना कदे हुए। यह चीज आप लोग इतिहास में लिख के ले, आप खुद सोच के देखो, अगर मैं सरकार हूं, मान लो मैं देश का राजा हूं, या मैं सरकार हूं, मैं प्रधानमंत्री, कुछ भी लगा लिया, आप खुद लगा लो। अब आप में से कोई व्यक्ति मान लिया देश का राजा या सरकार है, मैं देश के अंदर भूख हड़ताल पे बैठ गया कि भाई ना मैं कुछ कौन खाऊं, मेरे तो भाई मतलब कि यो कानून बदलो मेरा खतरा, मर जाओ, मेरा क्या फर्क पड़े। या फिर अगर आप सरकार में भूख हड़ताल पे बैठ गया, तो मैं मर जाऊं, तारा क्या फर्क पड़ता है, करता थोड़ी मरूं मैं, मानो ये बात। ठीक है, तो उसी टाइप से तुम खुद सोचो, एक आंदोलन का फायदा क्या, कोई फायदा नहीं होता भाई इन चीज़ों का, मन तो लग रहा है बेवकूफ़ हरकत, आंदोलन कर दिया। ठीक है, भूख हड़ताल पे बैठ गया, नो कर दिया, कोई फायदा नहीं होता है इस चीज़ का। डायरेक्ट अटैक करो, मैं तो अटैक वाली चीज़ में विश्वास रखूं, प्रैक्टिकल चीज़ का विश्वास रखो ना। अब गांधी जी ने कितने आंदोलन करे, ऐसे योग कराया, भारत छोड़ो कराया, सभी ने आंदोलन कराया, आप लोगों ने पूरा इतिहास पढ़ा, पूरा डिटेल विस्तृत तरीके से, क्या कोई भी आंदोलन सफल हुआ, एक भी आंदोलन सफल नहीं हुआ। बस मैंने जो पॉपुलर ज्यादा अंग्रेज मरी दया खा जाएगा, खाम खा मर जाएगा, और देश हमारा डंडा लगाए देंगे, नो मार दिया। अरे नो बताओ, जिस में भारत छोड़ा आंदोलन बताओ, अंग्रेज मानने तो जमाई माने, जमाना उल्टी लकड़ी और कुछ आई, जब फूक दियो मर जाए, तो चंदन की लकड़ी भिजवा दी थी, और ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया, गांधी जी ने खुद बोले तो कौन मान दे भाई, यार जमा जी निकल गया, मानो यह चीज़ है, यही तो चीज़ है। तो देखो सुभाष चंद्र बोस, मैं तो असली जो मतलब मानता हूँ फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी हैं, और मैं तो मानता भी नहीं कि नोट के ऊपर भी इनकी फोटो होनी चाहिए, इन्होंने मेन आज़ादी दिलवाई थी। आपको देखो जो बंदा हिटलर के पास गया जर्मनी के अंदर, और उधर जाके इन्होंने ये चीज़ बोली कि हाँ भाई आप हमें सेना दो 20,000 की, मतलब इस चीज़ के अंदर विश्वास रखना चाहिए यार। ये पुराना टाइम का अकबर और है, अकबर और भूगोल ताल बैठ जाते हैं कि ना, भूगोल ताल बैठ के चलो हमें भारत का शासन दो, हमें भारत का शासन, शासन मिलेगा, युद्ध लड़े अगले ना, जिस भारत का शासन मिला है, तो उसी टाइप से भाई युद्ध लड़ने से चीजें होती, सेटल डाउन ऐसे नहीं होती। तो अब क्या हुआ, हिटलर से बात हुई, तो हिटलर क्या बोला, नेताजी, पहली बार तो नेताजी की उपाधि थी अपने क्या नाम है सुभाष चंद्र बोस जी को, तो हिटलर ने दी थी। एग्जाम के अंदर पूछा सुभाष चंद्र बोस जी को पहली बार हिटलर किसने बोला था, तो सुभाष चंद्र बोस उसने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी किसने बोला था, तो हिटलर ने बोला था सबसे पहली बार। तो हिटलर आप सोच रहे जो हिटलर मतलब अपने पास ऐसे लोगों को बर्दाश्त भी नहीं करता था। ठीक है, वो स्पेशल इनकी बात सुनने लग रहा है, तो आप सोचो कितना प्रसिद्ध व्यक्तित्व है सुभाष चंद्र बोस जी का, मानते इस बात को। ठीक है, तो आपको सोचो भाई सुभाष चंद्र बोस जी को हिटलर जी क्या बोले, नेताजी, नेताजी के नाम से बोस को हिटलर ने फर्स्ट बार संबोधित किया। हिटलर क्या बोले नेताजी को, भाई नेताजी देखो ऐसा है, अब आप आए हो हमारे पास जर्मनी के अंदर, जर्मनी से वापस मास्को जाओगे पूरी सेना को लेके, फिर काबुल जाओगे, फिर भारत के अंदर घुसोगे, सेना भी सारी थक जाएगी। ठीक है, और मतलब चीजें सारी मतलब एक तरीके से हम भी कमजोर, जहां हमारे 20,000 सैनिक ले जाओगे, तो दिक्कतें दोनों तरफ से बढ़ेंगी। तो इससे बढ़िया डिसीजन है कि हमारे साथ जो हमारा मित्र जापान भी है, जर्मनी जापान तो एक ही साइड पर लड़ते, और जापान है ना, जापान आपके भारत के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। ठीक है, क्योंकि जापान ने इंडोनेशिया हो गया, और ये जो और भी थे पोलैंड, ये के नाम थे और भी जो देश थे रहे, थाईलैंड, ठीक है, सारे जीत लिए, सिंगापुर वगैरह, ये अपना मतलब नजदीक अपना देश का पड़ोसी है, थाईलैंड हो गया, ये सारे जीत लिए थे जापान, बस अपना भारत देश में वो भारत के नजदीक भी पहुंच रहे हैं। और तुम जापान में जाके मिलो, और जापान का जो प्रधानमंत्री होगा उससे बात कर भाई नेताजी। ठीक है, और वो तुमको सेना दे देगा, जहां तक मेरे को पता है, और चिट्ठी भी लिखा, मेरे संदेश में दे देना। ठीक है, और वो आपको सेना दे देंगे, तो कितनी मतलब वो प्रैक्टिकल बात करी। फिर नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो जर्मनी से गए जापान, और जापान के प्रधानमंत्री से बात करी कि जी ऐसी ऐसी दिक्कत है, अंग्रेजों ने करके हमारे ऊपर कब्जा। ठीक है, और हमें इस टाइप से मतलब की सेना की जरूरत है। ठीक है, तो फिर वहां पर जाके मतलब कि चलो वो चीज बताऊंगा, एक बार उससे पहले 2-3 फैक्ट है, वो चीज आप लोग लिखो। पहली चीज तो ये लिखो भाई, जर्मनी के अंदर जब 1941 के अंदर, तो वहीं पर आपके जैसे मतलब कि इन्होंने 2-3 मतलब की चीजें भी स्थापित करी, जनता को जागरूक करने का काम किया। जर्मनी के अंदर 1941 में एक इन्होंने फ्री इंडियन लीजन नाम की मतलब एक संस्था का मतलब की स्थापना करी। लिखो जर्मनी के अंदर से इन्होंने, अभी आगे बताऊंगा, 1 मिनट स्टोरी, मजा आएगा तुमको। 1941 में एक फ्री इंडियन लीजन, फ्री इंडियन लीजन ये क्यों चलाई थी आपको बताता हूं।
लीजन नामक संस्था की स्थापना करी और इस संस्था का नाम क्या रखा गया? जय हिंद। मतलब सॉरी, इस संस्था के अंदर देखो आपको बताता हूं फ्री इंडियन लीजन क्या था भाई। आप खुद देखो कि जर्मनी की लड़ाई किसके साथ थी? ब्रिटेन के साथ थी। अब तो ब्रिटिश जो सेना थी उसके अंदर भारतीय व्यक्ति भी थे, तो उधर क्या था, आपको किसी में लड़ाई होगी तो बंदी तो बनाया करें। तो उधर जब जर्मनी के अंदर इन्होंने देखा कि बहुत सारे भारतीय सैनिक भी बंदी बनाए हुए थे, तो इन्होंने जो हिटलर था, हिटलर से अनुरोध भी किया, चलो जी आप और कोई सेना दो ना दो, ये तो हमारे सैनिक अपने बंदी बना रखे ना, ये दे दो, इन्हें मिला के मैं नई सेना बना लूंगा। तो मतलब चल भाई नेताजी तेरे खातिर छोड़ दिए बंदी, यानी अपने भारतीय सैनिक स्पेशल छुड़वाए सुभाष चंद्र बोस ने। ये सोचो कितने प्राउड मोमेंट अपने लिए, ठीक है। उन्होंने छोड़ दिए और इन्होंने इनके नाम से एक जो सेना बनाई जिसका नाम था फ्री इंडियन लीजन। और इन्होंने एक चीज बोली कि जब भी आप लोग आपस में बात करें तो कोई गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या नमस्ते नमस्ते बोलने की जरूरत नहीं है, जय हिंद आप लोग बोलो। तो जय हिंद जो अभी बोलते भी वर्तमान वो यही से शुरुआत हुई थी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने इस चीज की स्टार्टिंग करी थी। यानी एक नारा दिया जिस नारे का क्या नाम था? जय हिंद। आगे से हम लोग जय हिंद बोले, बस अभी साथी मन में बोल के देखो जय हिंद, आपको प्राउड फील होगा, बोल के देखो अंदर से, ठीक है जी। फिर उन्होंने एक फ्री इंडिया सेंटर नाम से एक संस्था बनाई, फ्री इंडिया सेंटर, फ्री इंडिया सेंटर यानी आजाद हिंद केंद्र। ये फौज नहीं थी, आजाद हिंद केंद्र, सेंटर मतलब केंद्र, ठीक है। फिर उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की भी स्टार्टिंग करी, फौज अलग बनी थी, आपको बताऊं आगे। आजाद हिंद रेडियो की भी शुरुआत करी, भारतीय लोगों को जागरूक करने के लिए सारी चीजें उन्होंने करी। उसके बाद फिर ये जापान गए थे, ठीक है। जापान के अंदर गए, वहां पर इन्होंने मतलब की बात करी वहां के प्रधानमंत्री से कि भाई इस टाइप से हमको दे दो, सैनिक उपलब्ध करवा दो, ऐसे ऐसे, और हम लोग ये चीजें करना चाहते हैं, ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री ने चल भाई कर देते सहायता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने वहां पर ये चीजें सारी डिसाइड करी। तो इन्होंने वहां पर क्या बोला कि चलो भाई हम लोग मतलब कि करते हैं, और उधर भी यही सिस्टम था, बस अपने भारतीय सैनिक तो बंदी बना रखे थे जापान में भी, क्योंकि वो ब्रिटिश सेना के मिल रहे थे ना, इसलिए अपने सैनिक बंदी बना रखे थे। तो इन्होंने तो बोला इन सैनिक छोड़ दो, मैं सेना बना लूंगा, अनु कर दूंगा, अटैक कर दूंगा। तो जापान वाले ने बोले चल भाई कर ले, कोई बात नहीं, अटैक कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने वहां पर एक सेना बनाई जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। तो लिखेंगे फिर कहां से? जर्मनी से कहां पर चले गए? जापान चले गए, और जापान में जाकर इन्होंने क्या इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। और इसके अंदर सारे के सारे क्या थे? वहां पर जो बंदी बनाए गए सैनिक थे सारे के सारे वो थे। और इसका मेनली गठन किसने किया था? इसका मेनली गठन किया था मतलब कि सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था, वहां पर जो मतलब लीडर था अपनी आर्मी को, लीडर भी बंदी बना रखा था, तो कैप्टन मोहन सिंह उनके द्वारा इसका गठन किया गया था। तो याद रखना जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसका गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। फिर ये आर्मी अपनी लेके चल पड़े, तो जापानियों को भी थोड़ा डर हो गया भाई, इतनी 20,000 आर्मी बना ली थी, 20,000 आर्मी बना ली, कल आप हमारे भारत को कब्जा करने की सोच रहे भारतीय मिलकर अपना अटैक करके जापान ने कब्जा में ले लिया सुभाष चंद्र बोस तकड़ा मानस हो। तो जापान ने आर्मी कैंसिल कर दी, कैंसिल कर दिया। सुभाष चंद्र बोस दोबारा बनाने लगा, हमें से वो कोई नहीं चाहते, कोई अंग्रेज मर गया, हमें गद्दारी कौन करा, आपकी जबान दी तो जबान दी है, ठीक है, आपके जीवन भर आसान मत रहा, आप प्लीज मारती अपनी आर्मी दे दो, ठीक है। फिर जापान ने चलो रामायण लिया, कोई बात नहीं। फिर यानी दोबारा से पुनर्गठन हुआ, ठीक है, कैंसिल कर दी थी, दोबारा से पुनर्गठन हुआ। और इस पुनर्गठन के अंदर पुनर्गठन किसके द्वारा करेगा? एक सेकंड को, पुनर्गठन किसके द्वारा करेगा? रास बिहारी बोस के द्वारा, यानी दोबारा से आर्मी का गठन हुआ। और ये पुनर्गठन किसने किया? रास बिहारी बोस के द्वारा इसका दोबारा से गठन हुआ था, ठीक है। रास बिहारी बोस ने फिर सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण भेजा था, आज लीडर बन जा, तेरी लीडरशिप के अंदर चीजें चलेंगी। निमंत्रण दिया बोस जी को किस चीज का? लीडर बनने के लिए, आजा बोस तेरी लीडरशिप के अंदर ये सारी चीजें चलेंगी, मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 जुलाई को भाई किसको? 4 जुलाई को सुभाष चंद्र बोस को इसकी लीडरशिप मिल गई 1943 के अंदर, और इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, आजाद हिंद फौज इसका नाम रख दिया। जो इंडियन नेशनल आर्मी थी इसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? आजाद हिंद फौज रख दिया। तो 4 जुलाई 1943 को बोस को लीडरशिप मिली, बोस को लीडरशिप मिली, और इन्होंने इसका क्या नाम रख दिया? इन्होंने इसका नाम रख दिया आजाद हिंद फौज। तो देखो आजाद हिंद फौज के बारे में चीजें समझ में आई। एग्जाम के अंदर पूछा था आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया, तो उसके अंदर आप नाम लिखोगे रास बिहारी बोस, ठीक है। लीडरशिप किसको मिली? फिर बाद में लीडरशिप मिली थी किसको? सुभाष चंद्र बोस को। दोनों के अंदर डिफरेंस एग्जाम के अंदर था आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस भी या रास बिहारी बोस? आपको रास बिहारी बोस के ऊपर क्लिक करना है, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर क्लिक मत करना, ठीक है, वरना गलती हो जाएगी। ओके, बहुत अच्छे में। अब क्या था? सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई को लीडरशिप हासिल करी, और 5 जुलाई को ही इन्होंने जब सिंगापुर के अंदर थे उधर, तो सिंगापुर के ऊपर कब्जा कर लिया जापान ने। तो सिंगापुर के अंदर से इन्होंने क्या है? दिल्ली चलो का नारा दिया था, चलो दिल्ली को अटैक करेंगे तभी अपने भारत का कब्जा वापस मिलेगा, ठीक है। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहां से दिया गया था? तो सिंगापुर से दिया गया था भाई, सिंगापुर से नारा दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब आप खुद एक बार दिमाग में सोच के देखो, एक बार रिवाइंड करो दिमाग के अंदर, सुभाष चंद्र बोस क्या करने लगे थे यार, क्या गजब की चीज करने लगे, आप खुद सोच के देखो। जर्मनी गए, जर्मनी से आर्मी इकट्ठी करी, जर्मनी से फिर जापान गए, जापान से आर्मी इकट्ठी करी, और आर्मी इकट्ठी करके भारत के ऊपर अटैक करने लग रहे थे। स्पेशल आप सोचो अंग्रेजों को मिटाने के लिए स्पेशल को कितना बड़ा काम करने लगे थे यार। और ये काम भारत में बैठे बैठे उसी का आपको सोच के देखो कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के साथ मिले रहते तो क्या ये काम संभव था? भारत के अंदर तो कभी ये काम संभव नहीं था। मान रहे इस बात को? बाहर गए तभी ये चीज संभव हो पाई, यानी जो होता अच्छे के लिए होता है, ईश्वर जो करता है जब करता अच्छे के लिए करता है। सर आपका टेलीग्राम चैनल @J_J_T कितना टाइम लगेगा जी? बस होने वाला है यार। @J_J_T जे टारगेट करना टेलीग्राम चैनल मिला 2,31,000 सब्सक्राइबर को ज्वाइन करना, तो मैं डालता रहता हूं सारी चीजें, ठीक है। इतनी चीजें समझ समझ में आई, ठीक है जी। तो इन्होंने ये जो बनाई आपकी आजाद हिंद फौज, इसके अंदर इन्होंने 4 अलग-अलग रेजिमेंट बनाई, बस पूरा होने वाला है, बस लास्ट पेज है तुम्हारा, बस 4 अलग-अलग रेजिमेंट बनाई यार। आज मॉडरेट में कंप्लीट करना चाहता हूं, बस पूरी हो जाएगी, ठीक है। 4 रेजिमेंटों के इन्होंने नाम क्या रखे? सुभाष रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट, आजाद रेजिमेंट और नेहरू रेजिमेंट। और कौन सी थी? सुभाष रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट, बोस रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट। ये 4 इन्होंने अलग-अलग रेजिमेंट बनाई भाई, ठीक है। सॉरी, ये बोस नहीं, आजाद आई है, आजाद हिंद फौज है ना, तो आजाद रेजिमेंट। ये 4 इन्होंने अलग-अलग रेजिमेंट बनाई भाई। और रेजिमेंट का मतलब जैसे अभी नहीं आपने भाई राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ये सुनिए सिख रेजिमेंट, तो उसी टाइप से इन्होंने अपनी आर्मी की रेजिमेंट बनाई, और इनके अलग-अलग मतलब हिंदू मुस्लिम सिख सभी को एक साथ लेके इनके लीडर भी घोषित कर दिए। अब सुभाष रेजिमेंट थी, इनके जो लीडर थे उनका नाम था शाहनवाज। क्या नाम था? शाहनवाज, ठीक है। यानी हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलने लग रहे थे, ठीक है। गांधी रेजिमेंट के एमजी कियानी क्या थे? गांधी रेजिमेंट के लीडर थे। अलग-अलग रेजिमेंटों के अलग-अलग इन्होंने लीडर बना दिए, ठीक है। आजाद के गुलजारा सिंह, ये मुस्लिम व्यक्ति थे, गुलजारा सिंह, ये देखो मुस्लिम भी साथ ले लिए, हिंदू भी साथ ले लिए, ठीक है। तो तुम्हारे नेहरू के थे इसके अजीज खान, ये भी मुस्लिम व्यक्ति थे, अजीज खान, सॉरी गुलजारा सिंह हिंदू व्यक्ति थे, ये दो हिंदू थे, ये दो मुस्लिम थे। इस तरीके से इन्होंने 4 अपनी सेना बना ली, ठीक है। सेना बना ली, उसके बाद इन्होंने क्या किया? जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने भी बताया कि कुछ टेम्परेरी सरकारें बनी थी, समानांतर सरकारें बनी थी, याद है? तो उसी टाइप से सुभाष चंद्र बोस क्या बोले कि हम भी खुद की सरकार बनाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने भी 21 अक्टूबर को खुद की सरकार की घोषणा कर दी। बस पूरा होने वाला है, बस 21 अक्टूबर 1943 को
अस्थायी सरकार बनाई। अस्थायी का मतलब एक टेम्परेरी सरकार बनाने लग रहे हैं। और अगर आप कोई भी सरकार बनाओगे तो सरकार को बनाने के लिए सीधी सी बात है, जगह भी चाहिए। यार मान लो मैंने कहा मेरी सरकार है, इस सरकार तो मेरे पास कोई जगह भी तो होनी चाहिए, ऑफिशियल लैंड भी तो होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी तो एक तरीके से, मतलब और देश भी तो मेरी सरकार मानना है जिस मैं सरकार बनूंगा। मैंने कहा भाई हाँ मेरी सरकार है, तो रही प्रॉपर्टी रही जाएगी भाई, मोहित पुनिया की सरकार रही जाएगी। कहां पर है सरकार? तो सरकार के लैंड भी चाहिए, आपके पास धरती भी होनी चाहिए। अब मान लो मैं पूरे हरियाणा के ऊपर कब्जा कर लूं, फिर उनको यह है मेरी सरकार, फिर तो सरकार मान्यता प्राप्त होगी क्या भैया मेरी जगह है और इस जगह रहने वाले लोग मेरे पसंद करना है तो मेरा शासन होगा, यानी मेरी सरकार होगी इधर। ठीक है, उसी टाइप से इन्होंने भाई अस्थायी सरकार बना दी, लेकिन उस सरकार को मान्यता भी मिलनी चाहिए, तो अलग अलग देशों ने इनको मान्यता भी दी, 9 देशों ने टोटल इनको मान्यता दी थी। ठीक है, और इन्होंने अपनी सरकार का नाम रखा आजाद हिंद सरकार। ठीक है, अस्थायी देखो कितना आगे बढ़ गए थे सुभाष चंद्र बोस जी भाई, कुछ तुम सोच के देखो, इन्होंने आजाद हिंद सरकार बना दी। ठीक है, और टोटल 9 देशों ने इनको मान्यता भी दे दी कि ये 9 देश बोले कि हां भाई आम ताकि सरकार मानना। हां ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा जर्मनी शुमार था, या जर्मनी शुमार था, जापान शुमार था, या तुम सोचो देखो जर्मनी जापान दूसरे देश के लोग थे, दूसरे देश के राजा थे, उन्होंने अपना इतना साथ दिया, अपने देश के लोगों ने अपना इतना साथ कौन दिया होगा? आप खुद सोच के देखो, अपने देश के लोग तो ब्रिटिश सेना में भर्ती हो गया, अपना लोगों ने गोली मारने का काम करेगा, इसी से नीच थे, उनका अंग्रेज जाके पुलिस में भर्ती हो गया, अपने लोगों ने ठोक कर जलियांवाला बाग में देख लो, तो उसमें अपने भारतीय लोग भी तो जिन्होंने गोली चलाई थी अपने देश काम करेगा, दूसरे देश के लोगों ने अपना साथ दिया। तुम सोच के देखो, इस घटना दिमाग में रिवाइंड करके देखो कि कुछ सिचुएशन थी, अपने लोग तो डिजर्व करें गुलाम रहना, क्योंकि हरकत इसी होया कर दी। अयो बंदा देखो विदेश था भी लोगों का सपोर्ट लेके आया, कड़ा जापान तक सपोर्ट लेके आया, जापान ने अपना अकेले लेना था सपोर्ट, उल्टा मैं जापान का सपोर्ट देना भी कोनी, उल्टा मतलब भारत को कब्जा करता। मानो इस बात ना, जापान वाले ने स्पेशल साथ दिया, जर्मनी वाले ने स्पेशल साथ दिया, टोटल 9 देश ने साथ दिया कि हां हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी सरकार मानते हैं। अब सरकार के लिए जगह भी चाहिए, तो स्पेशली तो मेरा जापान लगभग अपना मतलब भारत का नजदीक पहुंच गया था, बहुत सारी कब्जा भी कर लिया था जापान ने, जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जापान ने अंडमान निकोबार पर कब्जा कर रखा था। तो जापान बोला चलो हम तुमको अंडमान निकोबार देते हैं, 2 द्वीप देते हैं अंडमान और निकोबार, तब इसके ऊपर मतलब कि शासन चलाओ और आगे सरकार मान्यता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है जी, यानी आजाद हिंद सरकार चलाने के लिए इनको स्पेशल अंडमान और निकोबार नाम के 2 द्वीप भी दिए गए, अंडमान और निकोबार मिले। ठीक है, किसको मिले? सुभाष चंद्र बोस को मिले, और सुभाष चंद्र बोस ने इनके नाम बदल दिए। ठीक है, अंडमान का नाम रख दिया शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रख दिया स्वराज द्वीप। याद रखना, एक का नाम क्या रख दिया? एक का नाम रख दिया शहीद द्वीप, दूसरे का नाम रख दिया स्वराज द्वीप। ठीक है, दो द्वीप थे, इसको ऊपर स्पेशली समझ लो भाई, अपना मतलब इनकी खुद की सरकार थी, खुद का एक अलग देश बन गया था। अब सुभाष चंद्र बोस अगर चाहते ना तो अपना एंजॉय कर सकते थे, आराम था, खुद इस देश के राजा है, ठीक है, खुद की सारी चीजें, खुद की सेना है, ठीक है, खुद की जगह मिल गई। अंडमान निकोबार कोई आदमी ने कितना संघर्ष किया, संघर्ष करने वाले कभी हार नहीं, संघर्ष करो कितनी चीजें हुई, मानो इस बात को। ठीक है, और इसने अपनी जो सरकार का हेडक्वार्टर बनाया वो कहां पर बनाया? सिंगापुर और रंगून को। सिंगापुर जो था और जो रंगून था इसको अपना हेडक्वार्टर बना लिया, क्योंकि जापान के हिस्से, जापान कब्जा करके सिंगापुर पर भी, रंगून पर भी, तो जापान वाले कोई नहीं, हमारी सरकार चलाओ कोई दिक्कत नहीं, अपना नहीं, भारत देश, भारत की सरकार दिल्ली से चलती है, तो उसी टाइप से उन्होंने अपनी सरकार का हेडक्वार्टर बना लिया सिंगापुर और रंगून। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या था, ये सोचे भारत को कब्जा करना है। अब भारत को कब्जा कैसे करें? अंग्रेजों को बेदखल करेंगे तभी तो कब्जा कर पाएंगे, तभी तो भारत को आजादी मिलेगी। स्पेशल भारत की आजादी के लिए काम करेंगे, तो इन्होंने भारत के अंदर प्रवेश के लिए क्या चलाया? ऑपरेशन यू चलाया। इन्होंने क्या है, भारत में प्रवेश के लिए क्या चलाया? सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए काम करेंगे, तो इन्होंने भारत के अंदर प्रवेश के लिए क्या चलाया? ऑपरेशन यू चलाया। इन्होंने क्या है, अपनी सरकार का हेडक्वार्टर बना लिया सिंगापुर और रंगून। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या था, ये सोचे भारत को कब्जा करना है। अब भारत को कब्जा कैसे करें? अंग्रेजों को बेदखल करेंगे तभी तो कब्जा कर पाएंगे, तभी तो भारत को आजादी मिलेगी। स्पेशल भारत की आजादी के लिए काम करेंगे, तो इन्होंने भारत के अंदर प्रवेश के लिए क्या चलाया? ऑपरेशन यू चलाया। इन्होंने क्या है, भारत में प्रवेश के लिए क्या चलाया? सुभाष चंद्र बोस ने स्पेशल ऑपरेशन यू। ये ऑपरेशन यू क्या था जी? अभी आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मजा होगा, मजा आने लग रहा है, मन तो बहुत मन पढ़ा दो, मजा आने लग रहा है, इतनी गच कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ऑपरेशन यू के तहत क्या था, सुभाष चंद्र बोस ने भारत की 2 जगह पर तो कब्जा भी कर लिया, कोहिमा एंड इंफाल। सुभाष चंद्र बोस ने क्या सोचा, प्लानिंग बनाई, तो भारत को अंग्रेजों के अगर बेदखल करना है तो छोटे छोटे राज्य जीता तब जाके लोग अपना साथ इकट्ठे होंगे। अब सबसे छोटे थे कोहिमा और इंफाल, जो अपने पूर्वी भारत में पड़े हैं। ठीक है, असम उसम का नहीं, मणिपुर का नहीं, उन्हें पड़े हैं कोहिमा इंफाल। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोले चलो इन दोनों को कब्जा कर लेता हूं, फिर यहाँ के लोगों ने इकट्ठा कर लिया, ये मेरे मिल जाएंगे सेना भर्ती, धीरे 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 करके अंग्रेजा पूरा कब्जा छुड़वा लूंगा। तो हम यार सोचो इस आदमी का दिमाग कितना तेज चला था भाई, कितनी प्लानिंग करी। ठीक है, तो इसने अटैक मतलब सारी सेना लगा दी, कोहिमा इंफाल का बॉर्डर पर सारी जगह सेना सेट कर दी। इसने एक रेडियो प्रोग्राम चलाया सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, कब चलाया? 6 जुलाई 1944 को एक रेडियो सेटअप कर दिया। ठीक है, और भारत के लोगों को स्पेशल संदेश भेजा, तो बोला मैं पूरी की पूरी आर्मी लेके 20-25 हजार सैनिक है मेरे पास, सारी बढ़िया बढ़िया तोप बंदूक सारा सौदा है, और मैं अड़ घेरी खड़ा हूं कोई रंगून को। ठीक है, घेर के खड़ा हूं मैं। ठीक है, और आप लोग मेरा साथ दो। ठीक है, गांधी जी को मैं राष्ट्रपिता बोलने लगा भाई, इन्होंने स्पेशल गांधी जी को राष्ट्रपिता बोले, राष्ट्रपिता जी आप लोगों को इकट्ठा करो। ठीक है, और देश के अंदर मतलब गजब का आंदोलन शुरू कर दो, मारता अटैक करो, अंग्रेजों का बैक फुट पे लेके अपना देश ना वापस अपना उसमें ले लेंगे अपना कब्जा। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने क्या बोला, रेडियो के ऊपर, रेडियो पर इन्होंने संदेश दिया। ठीक है, ये बातें इन्होंने बोली। संदेश में इन्होंने क्या है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता गया, महात्मा गांधी को इन्होंने राष्ट्रपिता गया। तो बेचारा का देखो यार, तुम डेडिकेशन देखो कितना है। जिस आदमी ने इस पार्टी से निकलवाया, महात्मा गांधी से निकलवाना, आंदोलन लीडर ना बना, उसकी बात कौन मानी? अरे बंदा तो भी इसका बेचारा तो भी तीनों कहना है राष्ट्रपिता, तुम यार कर ले, लगा गरीब तो आंदोलन कर ले प्लीज, मतलब देश के लोगों ने इकट्ठा कर ले, ना ही हिंसा का चक्कर पड़ा है, इन लोगों का हाथ में बंदूक थमवा दे, मारी अंग्रेजा गोली, लेकिन ये बंदा तो भी नहीं, मैंने गांधी जी मजाक की बात नहीं, मैं हिंसा नहीं करूंगा, ना करे हिंसा। ठीक है, और गांधी जी ने इनको क्या बोला, गांधी जी ने इनको देशभक्तों का देशभक्त कहा। मैं तो देशभक्तों के भी देशभक्त है, वैसे कहानी ये क्या, अगर देशभक्तों का देशभक्त नो कह दिया, नो कह दिया, बस आंदोलन कर दिए, दो भूख हड़ताल पर बैठ गए, बस उसका फालतू की कुछ नहीं, असली काम तैयार करने लगे थे, बंदूक उठाए बॉर्डर पर खड़ी कर ले, ना ही हिंसा का चक्कर पड़ा है, इन लोगों का हाथ में बंदूक थमवा दे, मारी अंग्रेजा गोली, लेकिन ये बंदा तो भी नहीं, मैंने गांधी जी मजाक की बात नहीं, मैं हिंसा नहीं करूंगा, ना करे हिंसा। ठीक है, और गांधी जी ने इनको क्या बोला, गांधी जी ने इनको देशभक्तों का देशभक्त कहा। मैं तो देशभक्तों के भी देशभक्त है, वैसे कहानी ये क्या, अगर देशभक्तों का देशभक्त नो कह दिया, नो कह दिया, बस आंदोलन कर दिए, दो भूख हड़ताल पर बैठ गए, बस उसका फालतू की कुछ नहीं, असली काम तैयार करने लगे थे, बंदूक उठाए बॉर्डर पर खड़े, कोई गोली लगा इसका माथा में, जब मौत का मुंह में खड़े, असली यारी मतलब मैं तो इतनी मानो, असली आजादी देने वाले अपने को ये है, मानो इस बात ना। ठीक है, और इसी टाइम इन्होंने एक नारा भी दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम सारे के सारे भारत के नागरिक हो, तो मेरा साथ दो, खून दो, यानी मेरे साथ अगर युद्ध लड़ोगे अंग्रेजा गेल, ठीक है, तो मेरा साथ दो, मैं ताकि आजादी दिलवाऊंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहीं पर इन्होंने डायलॉग भी बोला था, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
ठीक है, ये डायलॉग बोला इन्होंने कि तुम मुझे खुद मत, मैं आजादी दूंगा। ठीक है, और फिर क्या हुआ, फिर एक घटना हुई कि 15 अगस्त को, ये 6 जुलाई की बात थी, मतलब इन्होंने कब्जा भी कर लिया था इसके ऊपर, किधर गए कोहिमा इम्फाल, इनके ऊपर कब्जा भी कर लिया, सारा सौदा हो गया था। मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस आगे चलने लग रही थी। ठीक है, मतलब लोग भी इकट्ठे हो गए, लगे थे, सारी चीज हो गई थी धीरे धीरे सेट। ठीक है, इन दो चीजों पर कब्जा भी कर लिया था। फिर क्या हुआ, 15 अगस्त 1945 को क्या हुआ, जापान के ऊपर भाई बम पड़ गया। मतलब 15 अगस्त को पड़ा था, 3-4 जुलाई के आसपास पड़ा था, बम पड़ गया भाई। आपने तो अमेरिका के अंदर व्यक्ति था, उसने यो एटम बम वाला सौदा बनाया दिया था, पहली बार उसने बनाया था एटम बम, न्यूक्लियर बम ये बना दिए। और अमेरिका ना, क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन तो सारे एक थे, और अमेरिका ने गिर दिया जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी, याद आया नहीं आया? ठीक है, और जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब बम पड़ा, न्यूक्लियर बम पड़ा, तो सारी की सारी आबादी तबाह, सारा सौदा जमाना फिनिश हो गया। जापान ने सीधे सरेंडर कर दिया, भाई ये तो बहुत तगड़ा और एक में सौदा आएगा भाई। ठीक है, यानी जापान ने सरेंडर कर दिया, तो जर्मनी ने भी हार मान लिया। ये जो देश थे जर्मनी, जापान ये सारे हार गए, ब्रिटेन और ये सारे जीत गए। ठीक है, ब्रिटेन और जीत गए, सीधी सी बात है भाई, जो तुम्हारा आईएनए था, आईएनए इंडियन नेशनल किधर गया तुम्हारा, आजाद हिंदू सरकार थी, किधर गया मेरा आईएनए, इंडियन नेशनल जो आर्मी थी, इसको भाई मतलब कि देशद्रोही घोषित कर दिया गया, सीधी सी बात है। यानी क्या हुआ, जापान ने सरेंडर कर दिया कि मैं अपनी किस्मत भी जीती भाई। जापान ने सरेंडर कर दिया क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बम पड़ गया था, जापान ने सरेंडर कर दिया। और जो आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी थी, इसके सैनिकों के ऊपर जो ये थी, इसके सैनिकों पर क्या है, जो अपना लाल किला है, लाल किला मुकदमा चला। ठीक है, इसके सैनिकों के ऊपर क्या है, लाल किला मुकदमा चला भाई। मतलब जितने भी इसका 20,000-25,000 सैनिक थे, इनके ऊपर मुकदमा चला दिया अंग्रेजा ना, क्योंकि अंग्रेजा शासन दोबारा आ गया, जर्मनी जापान सारे हार गए थे, अमेरिका भी नहीं था। ठीक है, तो वो इनको देशद्रोही घोषित कर दिया और इनके ऊपर एक मुकदमा चलाया जिसका नाम था लाल किला मुकदमा, याद रखना। ठीक है, और उस लाल किला मुकदमा के तहत इनको मृत्युदंड दे दिया गया। जितने भी सैनिक हैं इनको मृत्युदंड दिया, सारे फांसी पर लटका था। उसको 20,000 आदमी मतलब मृत्यु मतलब लटकेंगे, मौत होगी। तो भारत के सारे लोग इकट्ठे हो गए, मृत्युदंड हो गए, मतलब सारे लोग तलवार काट लाए थे, मारेंगे भाई अंग्रेजों, छोड़ना और मारे। इतने सैनिक एक दो तीन मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 20,000 लोग मारोगे, वो भी खुद ना हुए अंग्रेजा की। अंग्रेजा जो वॉइस रॉय था, उसने अपनी स्पेशल पावर का प्रयोग किया, बोला ये तो गलत काम हो जाएगा, जनता बढ़ जाएगी, मार मुर देगी अपना अलग। ठीक है, तो उसने अपनी स्पेशल पावर का यूज करके जो मृत्युदंड को कैंसिल किया। ठीक है, ये तो कोर्ट ने दिया था मृत्युदंड, लेकिन उसने अपनी पावर का यूज करके मृत्युदंड कैंसिल किया, नॉर्मल जेल में सजा मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लास्ट बार है सुभाष चंद्र बोस को 12 अगस्त 1945 को देखा गया था, मतलब 15 अगस्त की बात थी। ठीक है, 12 अगस्त 1945 को, क्योंकि बम तो आपका पहले पड़ लिया था, बम तो आपका 3-4 जुलाई 1945 के आसपास पड़ लिया था, एग्जैक्ट डेट मेरा ध्यान को नहीं, इसके आसपास पड़ लिया था। तो उसके बाद मतलब 2 महीना तो मतलब 1.5 महीना फिर भी जापान रहा युद्ध में, उसके बाद इन्होंने सरेंडर किया है। तो इनसे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले सुभाष चंद्र बोस को लास्ट बार है आपका देखा गया था तारकू हवाई अड्डे के ऊपर। ठीक है, लास्ट अपडेट थी जो सुभाष चंद्र बोस की तारकू हवाई अड्डे के ऊपर देखा गया था, उसके बाद से लापता थे भाई तारकू हवाई अड्डा। ठीक है, उसके बाद से ऐसा माना जाता है कई जनों का इनका प्लेन पड़ गया था, कितने क्रैश हो गया था, कुछ लोगों को बच भी गए थे, कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उसके बाद इनकी डेथ होगी। मतलब अलग अलग चीजें, अलग अलग स्टोरी आपको इनके बारे में सुनने को दिखाई देती हैं। ठीक है, कोई सीआईए एजेंट भी बोलता है, सीआईए जो अमेरिका की सीक्रेट एजेंट जो बोलती है कि नहीं वो था, क्या नाम था ये, उस मैं से मिला भी था, रिटायर हो गया। मतलब सारी फेक कथाएं हैं। असली चीज़ यही है कि इनके प्लेन का एक्सीडेंट हो गया था और ये शायद कहीं हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे थे, वहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी। असली चीज़ है, मतलब उसके बाद इनको लास्ट वहीं पर देखा, तो उसके बाद किसी ने नहीं देखा, इनको लापता थी। ठीक है, तो ये थी सुभाष चंद्र बोस की कहानी और ये थी आपकी आज़ादी की कहानी। कैसा लगा आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस का किरदार, कितना संघर्ष किया भाई, आप खुद बताओ। अब मेरे को ये बताओ, तुम्हारी मॉडर्न हिस्ट्री होगी भाई पूरी, आजादी वगैरह वाले टॉपिक मैं आपको पॉलिटिक्स के अंदर करवा दूंगा, आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने पॉलिटिकल क्लासेस देखी होंगी तो पता है पॉलिटिकल क्लासेस और किसी को देखनी है तो जॉब्स टारगेट नाम से, इस नाम से चैनल, इस नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको कंप्लीट सिक्के के नाम से, दिल्ली पुलिस के नाम से आपको बैच मिल जाएगा और उधर आप मतलब बैच ले लेना, उसके अंदर आपको पॉलिटिकल क्लास मिल जाएगा, नोट्स मिलेंगे, सारी फैसिलिटी मिलेगी। अब मेरे को बताओ, आपको जो अपनी आजादी की कहानी है, आपके मेन रोल मॉडल या जो आपके जो रियल हीरो हैं वो कौन बने हैं आजादी की जो लड़ाई थी इसके अंदर, बताओ आपके जो रोल मॉडल हैं कौन कौन है। आपको जैसे मैं ऑप्शन दे देता हूं, महात्मा गांधी जी आपके एक रोल मॉडल होंगे, आपके हीरो होंगे, आपको देखो पूरी आजादी की लड़ाई मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, या फिर भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव हैं। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ये आपके रोल मॉडल हैं। ठीक है, या सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ये आपके रोल मॉडल हैं। कौन है, मतलब आपको किसका कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा भाई, हाँ भाई इन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आप खुद फील करके देखो, अपनी आजादी के लिए लोगों ने बहुत कुछ किया भाई। और हम तो भाई ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं। जय हिंद भाई, ऐसे लोगों को देश बहुत ऋणी रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे भाई। देखो मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, सबकी अपनी पर्सनल थिंकिंग होगी भाई। मेरे जो फेवरेट हीरो रहे हैं मेरे तो ये रहे भाई, ये मेरे फेवरेट हीरो रहे हैं जिन्होंने सही मायने में देश के लिए कुछ किया। इन्होंने पूरे कहीं पे बम फेंक के, कहीं सांडर्स की हत्या करी। अगर इसी टाइप के पूरे देश के लोग हो जाते हैं ना, ऐसी सोच के, भगत सिंह जैसी सोच के, तो बहुत जल्दी आजादी मिल जाती है भाई। अपने लोग इकट्ठे होकर ठोकना शुरू कर देंगे, अंग्रेजों ने एक मुट्ठी भर तो थे सारे, बहुत जल्दी आजादी मिल जाती है। लेकिन गांधी जी थे यहाँ खड़े हो गए, बोले ना अहिंसा, ना अहिंसा, ना अहिंसा, वो अहिंसा का चक्कर में वो भी खुद गई। सुभाष चंद्र बोस है, विदेशों तक गए, सेना इकट्ठी करी, कितना क्या कुछ किया, सोच के देखो आप। इस आदमी ने कितना क्या किया, जो अपने मतलब एक तरीके से युद्ध में अपने दुश्मनी थे उनके साथ मिलकर भी अपने सेना लेके आए, खुद की सरकार भी बना दी। मतलब लोगों को संदेश भेजा, आज तो इकट्ठे हो जाए, मैं पूरी सेना लेके आ गया खातर, कितने हथियार लेके आ गया खातर, एक तो अंग्रेज उखाड़ने में साथ आ जाओ, तो इसे अहिंसा का पेंडन छोड़ दो, आ जाओ तो गेल। सोच के देखो तुम कितना किया इन लोगों ने। तो इन लोगों के प्रति हमेशा आभारी रहना और इनका नाम हमेशा इज्जत से रखना। ठीक है, बहुत इज्जत के साथ इनका नाम लेना। ठीक है, तो आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री होती है भाई पूरी, और कल से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जितने भी राजा महाराजा हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और मेरे